तो चलिए आज का लेक्चर चालू करते हैं। आज के लेक्चर में अपन इंग्लिश टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसे कि आप सबका भी इंग्लिश का बोर्ड एग्जाम्स आने वाला है। होप करता हूँ आपका मराठी का पेपर बड़ा अच्छा गया हो। मराठी संस्कृत जो भी पेपर आपका हुआ है वो सब अच्छा गया। अब आपका सबसे बड़ा प्राइमरी फोकस होना चाहिए आपके इंग्लिश टॉपिक के ऊपर, क्योंकि अपना जो इंग्लिश सब्जेक्ट है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है एज कम्पेयर टू आपका मराठी वगैरह। इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें फोकस करनी है और प्राइमरी फोकस में आपको बहुत सारी चीज़ें डालनी पड़ेगी। इसलिए अपन एक एक करके समझते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला तो आपका जो इंग्लिश की जितने भी आपके टिप्स एंड ट्रिक्स हैं वो यहाँ पर मैं इस PDF के थ्रू आपको बताने वाला हूँ। ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, जितने भी आपके इंग्लिश के टॉपिक्स हैं वो सब बड़े ईजी है। सिर्फ क्रिएटिव राइटिंग या फिर मैं बोलूँगा जो राइटिंग स्किल वाला टॉपिक है वो टफ है। अब राइटिंग स्किल को कैसे क्लियर करना है इस पूरे के पूरे PDF में अपन उसी को गो थ्रू करेंगे, उसी को समझेंगे। इसमें हर एक राइटिंग स्किल को कवर किया गया। आपका लेटर राइटिंग बोलिए, आपका समरी राइटिंग बोलिए, आपका एप्रिसिएशन बोलिए। एप्रिसिएशन अलग राइटिंग स्किल में नहीं आता बट एप्रिसिएशन बोलिए, रिपोर्ट राइटिंग बोलिए, या फिर आपके व्यू काउंटर व्यू बोलिए, वर्बल नॉन वर्बल, हर एक चीज़ यहाँ पर टर्म बाय टर्म टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ आपको बताया गया। ये जो PDF है इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। स्टार्टिंग के कुछ स्लाइड्स आपको अगर देखने को मिलेंगी, ये सारी स्लाइड्स इंपॉर्टेंट नहीं है बिकॉज यहाँ पर सिर्फ आपको स्ट्रैटेजीज मिलेगी। स्लाइड्स कहाँ से इंपॉर्टेंट होंगी? जहाँ से आपको इम्प्रोवाइजेशन करना चालू होगा। मैं एक एक स्लाइड करके आपको समझाता हूँ कि क्या क्या करना है, कैसा करना है और कैसा गुड मार्क्स स्कोर करने हैं इन योर इंग्लिश बोर्ड एग्जामिनेशन। ये जो एग्जाम है ये आपका 1 मार्च को होने वाला है। सो होप करता हूँ आप सब इसके लिए प्रिपेयर हैं। अभी आपके पास फिलहाल 3 दिन, 3 डेज, और ये 3 डेज में आपको ये सब जो भी मैं प्लान बता रहा हूँ उसी हिसाब से अगर आप एग्जीक्यूट करोगे सो होप सो आपको इसमें बहुत अच्छा मार्क्स मिलेगा। ओके, अब इंग्लिश ये जो पेपर है ये हालांकि 5 अलग अलग सेक्शंस में डिवाइडेड है जो अपन पढ़ेंगे, लेकिन सबसे जो पहला पैराग्राफ आता है वो आता है ग्रामर का। अब ग्रामर कैसा होता है, ग्रामर क्यों होता है, ये सब अपन यहाँ पर नहीं सीखने वाले क्योंकि ग्रामर एक अलग टॉपिक होगा। तो ग्रामर के लिए आपको फोकस करना पड़ेगा और ग्रामर मेरे हिसाब से शायद 10 मार्क्स का आता है। आपका जो लैंग्वेज स्टडी फर्स्ट क्वेश्चन रहता है 10 मार्क्स का आता है। उसके बाद सब पैसेज वगैरह में 2 मार्क्स से 3 मार्क्स से ग्रामर वगैरह पूछ के आपके ओवरऑल ग्रामर के मार्क्स 18 to 20 मार्क्स तक का जाता है। ये मेरे हिसाब से जाता है। अभी आपको सबसे ज़्यादा फोकस किस में करना है तो वो होता है राइटिंग स्किल। क्या होता है? राइटिंग स्किल। आपको राइटिंग स्किल में बहुत ज़्यादा फोकस रहना है क्योंकि राइटिंग स्किल अगर आपका क्लियर है तो आप पेपर में हर एक चीज़ लिख सकते हो। ओके, आपको टाइम मैनेजमेंट कैसा नहीं समझ रहा, टाइम कैसे मैनेज करो, हर एक चीज़ यहाँ पर इस वीडियो में अपन क्लियर करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर मैंने PPT में लिखा एसेंशियल टिप्स फॉर एक्सीलिंग इन SSC इंग्लिश बोर्ड एग्जामिनेशन, यानी बोर्ड एग्जाम्स में आपको कैसे एक्सील मार्क्स स्कोर करना है उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर मैं आपके जो भी टॉपिक्स हैं वो सबको कुछ हिस्सों में डिवाइड करूँ। अभी हिस्सों को पढ़ते हैं अपन। कंटेंट क्या क्या है, सबसे पार्ट 1 वाला कंटेंट यहाँ पर आपको हर पार्ट नहीं देखने को मिलेगा। आपको पार्ट 1 नहीं मिलेगा, सीधा पार्ट 2 पे आओगे। ठीक है, पार्ट 1 वाला कॉन्सेप्ट है अंडरस्टैंडिंग द एग्जाम पैटर्न, यानी पेपर पैटर्न की बात करें जो अपन आगे सीखने ही वाले हैं। ठीक है, इसलिए मैंने ये वाला पैटर्न नहीं डाला। पैटर्न यहाँ से स्टार्ट होता है इफेक्टिव स्टडी टेक्निक्स, कैसे आप और अच्छे तरीके से टेक्निक सीख सकते हो। ये सब PDF में है, जस्ट आपको कंटेंट के थ्रू बताना चाहता हूँ कि कैसे कैसे आप पढ़ सकते हो। पार्ट 3 आपका जो रहेगा वो रहेगा एनहांसिंग राइटिंग स्किल। ये पूरा का पूरा PPT पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ये सब आपके लिए सिर्फ और सिर्फ राइटिंग स्किल के ऊपर फोकस किया है। ओके, तो होप करता हूँ आपको ये राइटिंग स्किल वाला टॉपिक अच्छे से समझे। पार्ट 4 जो है वो है इम्प्रूविंग रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन मतलब पैसेज। तो आपको पैसेज रीड करना आना चाहिए और पैसेज को समझना आना चाहिए। इसके लिए भी मैं आपको एकदम बेसिक ट्रिक देता हूँ जो हर कोई फैकल्टी आपको दे सकता है, हर कोई ट्यूटर आपको दे सकता है। ये बेसिक मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ लास्ट 5 ईयर्स की, या मैं बोलूँगा 2019 और 20 से आप पेपर उठाइए और वो सब पेपर की कॉम्प्रीहेंशन करना शुरू कीजिए। तो आपको यहाँ पर ये जो कॉम्प्रीहेंशन वाला पैराग्राफ है वो आपको मजे आराम से आपका कंप्लीट हो जाएगा। आगे बढ़ता हूँ, पार्ट 5 में। पार्ट 5 रहेगा स्ट्रेंथनिंग ग्रामर नॉलेज। अब यहाँ पर आपको ग्रामेटिकल नॉलेज होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। यहाँ पर ग्रामर आपको ऑनेस्टली बताओ तो शुरुआत का ग्रामर आपको सिर्फ 10 मार्क्स का आता है। वो भी ग्रामर कैसा आता है वो भी मैं आपको आगे बताऊँगा अच्छे से। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ मैं। ये तो अपना कंटेंट एक एक करते करते हैं। पार्ट 2 के बारे में मैंने आपको बताया था कि अभी अपन पार्ट 2 से स्टार्ट करने वाले हैं। पार्ट 2 में इफेक्टिव स्टडी टेक्निक्स, कैसे आप और अच्छे तरीके से टेक्निक्स को स्टडी कर सकते हो उसके बारे में है। सबसे पहला है क्रिएटिंग अ स्टडी शेड्यूल और दूसरा है प्रायोरिटाइजिंग टॉपिक्स।
फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिएटिंग अ स्टडी शेड्यूल क्या होता है, तो आपको ये जो काम है आपको पहले करना चाहिए था एग्जाम के टाइम पे नहीं, बट अभी भी आपके पास टाइम है, आपके पास अराउंड 2 डेज है, ये 2 डेज अगर आप अच्छे से देते हो, जेन्युइनली देते हो, तो आप ये जो स्टडी पैटर्न है, उस स्टडी का शेड्यूल है वो आप बना सकते हो। अब ये 2 डेज कैसे देना है वो भी मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहले अभी आपके पास 2 दिन है, मतलब अराउंड आपके पास 48 आवर्स, इसमें आप सोते खाते जो भी हटा के आपको सिर्फ एक दिन में 6 to 7 आवर्स ऑफ टाइम देना, 6 to 7 आवर्स। और ये कोई बड़ी बात नहीं है, अब स्कूल जाते थे, क्लास जाते थे, अभी आपका स्कूल, क्लास, ट्यूशन हर एक चीज़ बंद हो गई, तो आपके पास घर पे टाइम ही टाइम है, आपको दिन में सिर्फ 6 to 7 आवर्स देना। ओके, शुरुआत के 3 घंटा, ये मैं आपको स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ, जैसे आपका कल संस्कृत का पेपर हुआ, ओके, तो शुरुआत के 3 घंटा आपको, या फिर आपका संस्कृत का पेपर नहीं भी अटेंड हो, 3 घंटा आपको सिर्फ ग्रामर करना है, ग्रामर के ऊपर आपको फोकस करना है। देन आपके और 3 घंटा जो कल बचेगा उसमें आपको 2 प्रैक्टिसेस करने हैं, एक तो आपको 1 घंटा रीडिंग करना है और 1 या 2 घंटा आपको सिर्फ और सिर्फ राइटिंग स्किल प्रैक्टिस करनी है। और राइटिंग स्किल प्रैक्टिस कभी भी होती है जब आप राइटिंग करते हो। ओके, सो राइटिंग स्किल प्रैक्टिस होना बड़ा जरूरी है, तो राइटिंग स्किल के ऊपर आपको फोकस करना है। 6 घंटा हो गया और 1 घंटा सिर्फ रिवीजन करो, मैं बोलता हूँ सिर्फ रिवीजन करो। फिर अगले दिन आते हैं, अगले दिन भी आपको 6 to 7 आवर्स देना है, तो मैं बोलता हूँ शुरुआत के 3 आवर्स पकड़ लो ना बच्चा, शुरुआत के 3 आवर्स पकड़ो, ये 3 आवर्स में से आप 1 घंटा सिर्फ आपने जो कल किया था उसको रिवाइज करो, 3 घंटा आप लोग सिर्फ और सिर्फ जो आपके पेपर्स है उसको सॉल्व करना चालू करो, सिर्फ कॉम्प्रिहेंशन यानी पैसेजेस और कुछ नहीं, सिर्फ पैसेज सॉल्व करना चालू करो। देन आप बाकी के 3 घंटा ले लो, ठीक है, ये 3 घंटे में ये जो कल किया था ग्रामर ये वगैरह वगैरह ये सब राइटिंग में प्रैक्टिस करना चालू करो, कोई भी एक रैंडम पेपर उठा लो और उसको प्रैक्टिस करना चालू करो। मैं गारंटी देता हूँ आप इसके लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाओगे। ओके, यहाँ पर स्टडी शेड्यूल में सबसे ज़्यादा मैं बोलता हूँ राइटिंग स्किल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ग्रामर के ऊपर भी थोड़ा बहुत फोकस कीजिए। जो छोटे मोटे ग्रामर के टॉपिक्स आते हैं वो सब कर लीजिए। ग्रामर 10 मार्क्स का आता है और 10 मार्क्स में से आपके 3 ग्रामर के ऐसे पीओवी आएंगे आपके हिसाब से, ठीक है। जो पहला रहेगा वो 5 से 6 क्वेश्चन देंगे, आपको सिर्फ 4 अटेम्प्ट करना है फॉर 4 मार्क्स, बरोबर, 4 अटेम्प्ट करना है। इसमें सब बेसिक ग्रामर रहेगा, सब बेसिक ग्रामर, जैसे आपको पूछ लिया कि स्पॉट द एरर पूछ लिया, वर्ड चेंज पूछ लिया, पंक्चुएशन पूछ लिया, एक्सक्लेमेटरी मार्क, क्वेश्चन मार्क कहाँ पर आएगा, बिगिनिंग कहाँ से करना है, नो सूनर एक्सेट्रा, कुछ भी छोटा मोटा टॉपिक पूछ लिया 1 मार्क का, ये 4 मार्क आपको किधर भी छोड़ना नहीं है, ये 4 मार्क लिख के ही आना है, ठीक है। या आपको जेरेंट पूछ लिया, अब जिन बच्चों को जेरेंट नहीं पता क्या होता है, तो जेरेंट का सबसे सिंपल मैं बोलूँगा ING वाले वर्ड्स। ओके, रोहन वॉज थिंकिंग THINK, तो ING आया ना, मतलब वो क्या हो रहा है, जेरेंट। जस्ट इतना इजी से टॉपिक्स आपको 4 मार्क्स दे, तो ये 4 मार्क्स आपको छोड़ना है। देन आपके 2-2 मार्क्स वाले 2 क्वेश्चन आएंगे, विच मींस ये भी आपका रहेगा 4 मार्क्स का, 2-2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ पर आपको मॉडल ऑक्सिलरी क्लॉजेस ये सब आना चाहिए, ठीक है। फिर लास्ट वाला क्वेश्चन वो भी 2 मार्क का रहेगा और एक ही क्वेश्चन रहेगा वो भी 2 मार्क का। ओके, तो यहाँ पर आपको क्या है, क्लॉजेस, वही मॉडल ऑक्सिलरी क्लॉजेस ये सब आपको पूछ सकते हैं। यानी अगर आप ग्रामर के ऊपर ध्यान दोगे तो ये 10 मार्क्स आपको स्कोर करना बड़ा टफ है ही नहीं, बड़ा इजी, आप फटाक से कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर प्रायोरिटाइज योर टॉपिक्स, यानी आपको समझ में आना पड़ेगा कि भाई आपके लिए कौन सा टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मैंने कुछ लिखा है, आइडेंटिफाई एंड फोकस ऑन द मोस्ट क्रूशियल यानी इंपॉर्टेंट एंड चैलेंजिंग टॉपिक्स फर्स्ट टू आंसर थ्रू अंडरस्टैंडिंग एंड रिटेंशन द मोस्ट इंपॉर्टेंट मटेरियल्स। यानी सबसे पहले आपको ये चीज़ तो समझना पड़ेगा कि भाई कौन सा चीज़ आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, और यही चीज़ मैंने आपके लिए समझा और ये पीपीटी बनाया। यानी आपके लिए सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग क्या है पड़ेगा, राइटिंग स्किल, क्रिएटिव राइटिंग, क्योंकि यहाँ पर बच्चे मार्क आते हैं, ओके। और 1 या 2 या 5 या 10 मार्क का नहीं आता, ये पूरे 25 मार्क्स का आता है। और यहाँ पर अगर आपने मार्क्स खोया, मतलब आपका पेपर में मार्क्स डाउन होगा, मतलब होगा, ठीक है। मैं अपने तरफ से 100% दूंगा स्टूडेंट्स कि आप लोग इस टॉपिक में मार्क्स बिल्कुल ना गवाएं, ओके। होप करता हूँ आप ये सब समझ रहे हो, मैं क्या बोलना चाहता हूँ आपकी तरफ पहुँच रहा है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना ही करना चाहिए। आपका मराठी का पेपर अच्छा गया है, वेल एंड गुड, बट उसका आप जो बोलते हैं ना जश्न मना रहे हो, अभी मत मना, ओके। वंस आपका हर पेपर कंप्लीट हो गया और सारा पेपर अच्छा गया, तब एक साथ आप पार्टी करा, ठीक है। बट नाउ योर प्राइमरी फोकस शुड बी ऑन योर इंग्लिश एग्जामिनेशन, बिकॉज ये फार डिफिकल्ट हो सकता है आपके मराठी पेपर से, क्योंकि
क्योंकि मराठी पेपर एक लैंग्वेज पेपर था जिसमें आपको राइटिंग स्किल इतना नहीं था, आपको ग्रामर था ज़्यादा, ठीक है, एप्रिसिएशन था, रसग्रहण था, ठीक है, और रसग्रहण एप्रिसिएशन एक ही होता है, रसग्रहण था, या फिर आप बोल सकते छोटे मोटे टॉपिक्स थे, ठीक है, टिप्पणियाँ वगैरह ये सब था। बट यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आपको बहुत सारे राइटिंग स्किल के टॉपिक्स हैं, इसीलिए थोड़ा टफ जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ। पार्ट 3 अपना एनहांसिंग राइटिंग स्किल, यहाँ पर मैं एनहांसिंग राइटिंग स्किल में 2 चीज़ लिखा हूँ, ठीक है, मैं फटाफट बता देता हूँ ज़रा सा। हालांकि ये स्क्रूटिनी ऐसे वगैरह है, ऐसे राइटिंग के बारे में थोड़ा बहुत बोला है, और प्रैक्टिस टॉपिक के ऊपर प्रैक्टिस करना चाहिए। प्रोवाइडिंग अ लिस्ट ऑफ प्रैक्टिस टॉपिक टू अंडरस्टैंड एंड एनहांस देयर ऐसे राइटिंग स्किल्स थ्रू रेगुलर प्रैक्टिस एंड फीडबैक। अभी ये आपको पहले करना चाहिए था एक्चुअली, कि आपको रेगुलर प्रैक्टिस करना चाहिए था एसेस का, तब आपको ऐसे समझ में आता, बट कोई नहीं, अपन ने नहीं किया तो अपन आगे बढ़ेंगे। ये ऐसे राइटिंग सब टेंशन में लीजिए, ये ऐसे राइटिंग, लेटर राइटिंग, ये सब के बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आगे वीडियो में आने वाला है। ओके, जब 2 मिनट दीजिए, ये अपना पार्ट जैसे खत्म हो जाएगा ना, तो हमारा पीडीएफ स्टार्ट होगा। स्ट्रेंथनिंग ग्रामर नॉलेज, यहाँ पर अपन देखेंगे क्या फंडामेंटल रूल्स होने चाहिए, आपके लिए बेसिक रूल्स होने चाहिए कि नहीं। तो यहाँ पर पार्ट 1 बोला है, पार्ट्स ऑफ स्पीच कर लेना, ठीक है। टेंसेस करना जरूरी है, टेंसेस में 3 टेंसेस आते हैं, पास्ट टेंस, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, ये सब के बारे में पढ़ लेना, ठीक है। सेंटेंस स्ट्रक्चर यानी सेंटेंस को कैसे अंडरस्टैंडिंग द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ द सेंटेंस इंक्लूडिंग सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, ऑब्जेक्ट एंड टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, ये सब करके जाना स्टूडेंट्स। अगर आपके पास ग्रामर का कोई बुक है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि भाई ग्रामर के कुछ टॉपिक्स मैं कर सकता हूँ, तो ये सब टॉपिक्स करना। पार्ट ऑफ स्पीच, अ डिटेल्ड ओवरव्यू ऑफ नाउन, वर्ब, प्रोनाउन बोलो, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रोनाउंस, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन, ये सब आपको करके जाना है। अगर आप ये सब प्रैक्टिस कर रहे हो, मीन्स आप बहुत अच्छा प्रैक्टिस करके जा रहे हो और आपका पेपर अच्छा जाएगा, फॉर श्योर जाएगा। अब ये सब के बाद और क्या करना है सर, तो मॉडल ऑक्सिलरी करो, क्लॉजेस करो, ये सब करने के बाद आप प्रिपेयर्ड हो जाओगे अच्छा खासा आपके एग्जाम के लिए। आगे बढ़ता हूँ मैं, यहाँ से अपना एक्चुअल जो बोलते हैं ना पीपीटी है वो चालू होता है। वो सब तो हो गया बेसिक, भाई बेसिक पीपीटी था, बेसिक सब चीजें थी, तो वो हम लोग ने किया। यहाँ से आपका एक्चुअल पीपीटी स्टार्ट हो रहा है। इम्प्रोवाइजेशन इन राइटिंग स्किल, ओके। क्लास 10th एसएससी बोर्ड एग्जामिनेशन फॉर द असेसमेंट ईयर 2024 एंड 25 आज के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पीडीएफ यहाँ से चालू हो रहा है। यहाँ से वीडियो को एकदम ध्यान से देखिए। महाराष्ट्र बोर्ड का एग्जाम होने वाला 2025 का, इसके हिसाब से अपन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले अपन हर चीज की शुरुआत करते हैं पेपर पैटर्न एंड टाइम मैनेजमेंट के साथ। ओके, सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट को समझिए। टाइम मैनेजमेंट यहाँ पर लिखता हूँ मैं, ठीक है। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। टाइम मैनेजमेंट में आपको सबसे पहले ये बात समझ में आनी चाहिए कि आपके पास टोटल होते हैं 3 आवर्स, ठीक है। 3 घंटा होता है, 3 घंटा इज इक्वल टू, अगर मैं बोलूँ तो आपके पास होता है 180 मिनट। 180 मिनट होते हैं, और ये 180 मिनट में से मैं बोलता हूँ आपका पेपर अराउंड 2 आवर्स 50 मिनट्स में कंप्लीट होना चाहिए। मतलब 170 मिनट में आपका पेपर कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो आपका 10 मिनट रिवीजन में जाएगा और बाकी आपका पूरा का पूरा मतलब जो पेपर है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब मैं बोलता हूँ कि आपके दिमाग में क्वेश्चन है सर ये 170 मिनट में हम कंप्लीट कैसे करें, उसी का मैं आपको सोल्यूशन देता हूँ। ध्यान से सुनिए। आपका पेपर 5 सेक्शंस में डिवाइडेड है। कितने सेक्शंस में डिवाइडेड है? 5। ओके, 5 सेक्शन में आपका पेपर डिवाइडेड है। सेक्शन ए बोलता है लैंग्वेज स्टडी या लैंग्वेज स्टडी, बेसिकली आपका ग्रामर बोलता है। कितने मार्क्स के लिए आ रहा है? 10 मार्क्स का। मैं बोलता है अगर ये 10 मार्क्स का है तो यहाँ पर आपको देना चाहिए 15 मिनट। कितना देना चाहिए? 15 मिनट। बस 15 मिनट से ज़्यादा नहीं देने का, क्या हम नहीं देंगे। ओके, 15 मिनट आपको देना चाहिए। ध्यान से सुनना। हाँ, दूसरा आता है आपका सेक्शन बी। सेक्शन बी में आपके 2 क्वेश्चन सेम है। सेक्शन बी में ए और बी सेम है। यहाँ पर भी सीन पैसेज आएगा, यहाँ पर भी सीन पैसेज आएगा। दोनों सीन पैसेज अलग अलग रहेंगे। एक सीन पैसेज 10 मार्क्स का, दूसरा सीन पैसेज 10 मार्क्स का। मैं बोलता है 10 मार्क्स के लिए आपको 15 मिनट देना चाहिए, 15 मिनट से ज़्यादा नहीं। ओके, अब आप बोलोगे सर आप ये जो टाइम दे दिए पॉसिबल है क्या? 110% पॉसिबल है। ग्रामर के लिए आपको मैं 15 मिनट दिया, आप एक ग्रामर के टॉपिक को 2 मिनट लो, ठीक है। एक ग्रामर के टॉपिक को 2 मिनट लोगो, एक मार्क्स वाले को तो 1 मिनट भी नहीं लगता। आप सिर्फ पेपर देखने का, समझने का और लेने का।
ठीक है, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। 15 मिनट्स इज इनफ फॉर ग्रामर। एक पैसेज के लिए 10 मार्क का पैसेज है, मतलब उसमें आपको क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं वो भी बताता है। क्या ये 10 मार्क के पैसेज में कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं? पहला ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव आ सकता है भाई, कोई फ्लो चार्ट दे देंगे, ठीक है, फ्लो चार्ट दे देंगे, बोलेंगे लिखो भाई, ठीक है, फ्लो चार्ट नहीं तो भाई कोई फिलअप दे देंगे, कोई ड्रॉ बॉल दे देंगे, कोई राइट राउंड दे देंगे, कोई ऑब्जेक्टिव दे देंगे। मतलब यहाँ पर 2 मार्क्स स्कोर करना ज्यादा टफ है क्या? नहीं। दूसरा है क्वेश्चन एंड आंसर, और इसी के लिए मैंने बोला कि अगर आप प्रीवियस पेपर सॉल्व करते हो, वहां पर अगर आप समझ रहे हो कि भाई कैसे हर चीज को सॉल्व करना चाहिए, कैसे हमें पैसेज से आंसर ढूंढने चाहिए, अगर आप ये चीज समझ जाते हो तो आई एम डैम श्योर चलो कि आप लोग यहाँ पर भी स्कोरिंग कर सकते हो। मैं ये बोल रहा हूँ बहुत एश्योरिटी के साथ बोल रहा हूँ कि 2020 से पेपर उठाओ, 2020 का मेन पेपर और रिपीटर्स का पेपर जो होता है वो दोनों उठाने का, ठीक है। पैटर्न जब तक वो बोलते हैं ना, जब तक आपको लग रहा है टाइम है, तब तक ये सारी के पेपर की कॉम्प्रीहेंशन देखने का, यानी पैसेजेस देखने का, सॉल्व करने के लिए बैठेगा, ट्राई करने का, मैं ढूंढ सकता है, मैं ढूंढेगा और वैसे ढूंढते बैठेगा, ठीक है। अगर वहाँ पर ढूंढ रहे तो यहाँ पर आपको ढूंढने में टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स रिपीट होते हैं। क्या ये भी बता के छोड़ दो। क्वेश्चन एंड आंसर पे चलो, क्वेश्चन एंड आंसर मतलब 2 मार्क का रहेगा, कोई वन सेंटेंस वगैरह पूछ लेंगे, अगेन मैचअप वगैरह पूछ लेंगे, ट्रू फॉल्स पूछ लेंगे। यहाँ पर ग्रामर आता है और वोकैबुलरी आता है। वोकैबुलरी मतलब छोटे छोटे ग्रामर, स्पॉट द एरर वगैरह कुछ पूछ लिया, ओके। 2 मार्क का ग्रामर, 2 मार्क का वोकैबुलरी, और ये 2 मार्क तो आपके हाथ में ही है। पर्सनल रिस्पॉन्स, पर्सनल रिस्पॉन्स का मतलब होता है कि आपको पर्सनली आपको रिस्पॉन्स करना है, आपके ऊपर सिचुएशन छोड़ा है और आपको उसको सॉल्व करना है। अब ये बोलने की जरूरत नहीं है, ये वैसे भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, और वैसे भी ये पूरा का पूरा सॉल्व करने के लिए आपके लिए 15 मिनट्स मेरे हिसाब से मोर देन इनफ। ओके, आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पर आता है आपका सेक्शन, तीसरा सेक्शन जो है पोएम का सेक्शन। ये भी एक सीन पोएम रहेगा, मतलब आप देखे रहोगे ये पोएम आपके टेक्स्ट बुक में रहेगा, 5 मार्क्स के लिए आएगा। और मैं बोलता है 5 मार्क्स मतलब 10 मिनट से ज़्यादा देने का नहीं। ये 5 मार्क्स में आपका 2 मार्क का मैचअप हो सकता है, पर्सनल रिस्पॉन्स 2 मार्क का, 1 मार्क का वोकैबुलरी। मतलब जितना हो सके मैंने इधर बाइफरकेट करके भी बताया कि 2-2 मार्क्स, 3-3 मार्क्स, 1-1 मार्क्स कहाँ जा रहा है। ओके, आगे बढ़ता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर बी, यानी सेक्शन ए सी का ये है एक क्वेश्चन जो पोएम के साथ ही आता है, एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम। पैराग्राफ फॉर्मेट जरूरी है स्टूडेंट्स, ये आपको हमेशा पैराग्राफ फॉर्मेट में ही लिखना है। पहले बहुत सारे बच्चे लोग हैं ना पॉइंट फॉर्मेट में लिखते थे, आपको टॉपिक दिया रहेगा कि टाइटल, पोएट, ठीक है, राइम स्कीम, ठीक है, फिगर ऑफ स्पीच, ठीक है, क्या आपको बोला गया स्पेशल फीचर्स, ये सब आपको बोला रहेगा। एंड आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये पैराग्राफ फॉर्मेट में इसको कन्वर्ट करना है और आपको लिखना है। ओके, द टाइटल ऑफ द पोएम इज दिस, ओके, ऑल द होल स्टेज, द पोएट ऑफ दिस स्पेसिफिक पोएम इज, आपके पोएट का नाम, मतलब जो कुछ भी है आपको एक पैराग्राफ फॉर्मेट में ही लिखना है। ओके, ये कितने मार्क्स का है? 5 मार्क्स। यहाँ पर आपने कितना मिनट दिया? 10, तो यहाँ पर भी कितना दोगे? 10 मिनट में पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखने में कितना टाइम लगता है आपको? 10 मिनट। आगे सेक्शन बी, मैं बोलता हूँ आपके पूरे के पूरे पेपर 80 मार्क्स का जो पेपर होता है, 80 मार्क्स का पेपर, ठीक है, यहाँ पर मैं जरा सा लिखता हूँ, इसको हाईलाइट करता हूँ। 80 मार्क्स का जो पेपर होता है, इसमें जो सबसे डिफिकल्ट, मेरे हिसाब से जो चैलेंजिंग क्वेश्चन है ना, वो है ये अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज का मतलब ही रहता है कि भाई आपने ये पैसेज कभी देखा ही नहीं, आप एकदम फर्स्ट टाइम एक पैसेज देख रहे हो, ठीक है। ध्यान से सुनना, ये अनसीन पैसेज 10 मार्क के लिए आता है। अब हालांकि हम लोग ने क्या किया, 15 मिनट दे रहे थे, 10 मार्क का क्वेश्चन है तो, लेकिन यहाँ पर बोलता है आप 15 नहीं, आप 20 मिनट दो, इसको अच्छा खासा टाइम दो, अच्छा खासा टाइम इधर देने का, बहुत अच्छा टाइम देना है, 20 मिनट दो इसको, लेकिन अच्छे से सॉल्व करो। अच्छा, अब आपको इसका और एक ट्रिक बताता है। अनसीन पैसेज क्या होता है, जो अपन ने कभी नहीं देखा रहता, हम लोग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम वहाँ पर अपीयर होते टाइम देखते हैं, अरे बाप रे कोई नया पैसेज चल रहा है और उसके ऊपर क्वेश्चंस भी दिए। तो अनसीन पैसेज को क्रैक करने का सबसे मेजर पार्ट होता है कि आपको अनसीन पैसेज मिनिमम 2 to 3 टाइम्स रीड करना है, 2 to 3 टाइम्स रीड करना है, ठीक है। और मैं बस एक आपको मस्त ट्रिक बताऊंगा, ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स। आपको पेपर जो है, आपको करीबन आप सेंटर पे पहुंचते हो तो आपको आंसर शीट जो है 5 to 10 मिनट्स पहले आपको दिया जाता है, बराबर। 10 मिनट्स में आप सब प्रेजेंटेशन वगैरह करते हो, मार्जिन वगैरह बनाते हो, हर एक चीज प्रेजेंट करते हो। 5 मिनट्स पहले आपके हाथ में बोलो क्वेश्चन पेपर रखते हो, क्वेश्चन पेपर रखते बोलो, और बोलते हैं रीड द क्वेश्चन। मैं बोलता हूँ जैसे ही आपके हाथ में क्वेश्चन पेपर आया, स्टार्ट रीडिंग फर्स्ट अनसीन पैसेज, एक बार तभी रीड कर लेने का। और 5 मिनट आपके लिए बहुत ज्यादा होता है, मोर देन इनफ होता है। ये अनसीन पैसेज अगर आप ऊपर से एक बार रीड करोगे ना, मिनिमम आपका 2 से 3 मिनट है, फिर आप बैठ के देखो ना सब,
ओके, अनसीन पैसेज के बाद किधर जाने का पता है क्या? अनसीन पैसेज के बाद जाने का ये ग्रामर वाला पार्ट, ये ग्रामर वाला पार्ट कि क्या क्या है। तो सबसे पहले आपको पढ़ना है अनसीन पैसेज। सीधा पेपर का आ जाने का 15-16 पेज का रहता है आपका क्वेश्चन पेपर, सीधा आपके पेज पे आने का यहाँ पर अनसीन पैसेज है, एक बार रीड करने का। फिर आप बैठे बैठे ऐसे देख रहे हो टाइम पर, अब ऑब्वियस सी बात है कोई भी 3 घंटा नॉन स्टॉप नहीं लिखता, तो आप पानी पीने के लिए या कुछ करने के लिए कभी एक बार रीड कर लेगा। ओके, या आपको ये कभी आपसे नहीं हो रहा तो सीधा आने का जब आपका अनसीन पैसेज स्टार्ट होगा तब 2 बार या 1 बार रीड करके खत्म करने का चालू करना, जितना हो सके इसको बेस्ट लिखने का। ये अनसीन पैसेज के ऊपर ही आता है समरी, ये जो समरी है ना समरी, ये अनसीन पैसेज के ऊपर ही आता है। तो आपको अनसीन पैसेज देखना है, अनसीन पैसेज को समझना है और फिर समरी लिखना है, ठीक है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा यहाँ लिख किया, ठीक है। आपको अनसीन पैसेज को देखना है और फिर समरी लिखना है, क्योंकि अनसीन पैसेज के ऊपर ही समरी आता है। समरी ऑब्वियस सी बात है, आपको अनसीन पैसेज आपका 10 से 12 लाइन में रहेगा, तो समरी आपको 4 से 5 लाइन में लिखना है। समरी है शॉर्ट स्टोरी, तो उसको आपको एक्सप्लेन करना है, तो उसके लिए समरी अनसीन पैसेज पढ़ना जरूरी है। सबसे अलग और बोल सकते हो डिफिकल्ट नहीं बोलूँगा, लेकिन थोड़ा अलग टॉपिक हो गया अपना ये राइटिंग स्किल वाला। राइटिंग स्किल ओके, या फिर उसको बोलते हैं क्रिएटिव राइटिंग। यहाँ पर 15 नहीं है, ये एक्चुअली 5 है। 5 मार्क का आपके लिए 1 आता है और आपको 1 नहीं टोटल 5 राइटिंग स्किल आते हैं, मतलब आपका 25 मिनट। और यहाँ पर आपको मैं बोलता हूँ एक टॉपिक को देने का 15 मिनट, कितना देने का 15 मिनट। अच्छा, मैं ये समरी का बता नहीं, 5 मार्क का समरी है, 10 मिनट देना चाहिए, ठीक है। मेरे हिसाब से इसको 10 मिनट दो इनफ, ठीक है। 10 मिनट में समरी लिखना है, 4-5 लाइन लिखने के आपको 10 ही मिनट लगेगा, ज़्यादा नहीं, ठीक है। यहाँ पर मैं बोलता हूँ 5 मार्क का एक टॉपिक है और वैसे आपको 5 टॉपिक आने वाले हैं, मतलब 15 मिनट एक टॉपिक को दे रहे हो, तो इज इक्वल टू होता है 75 मिनट्स। 75 मिनट्स मतलब 1 आवर 15 मिनट, 1 आवर 15 मिनट्स में आपको अपना टॉपिक क्लियर करना है। यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ, ठीक है। अब आप बोलोगे सर कितना टाइम हुआ, हम लोग ने सबको टाइम दिया, आपके हिसाब से मैंने टाइम दिया। अब पढ़ते हैं कि कितना टाइम किसको लगा। सबसे पहले यहाँ पर 15 मिनट क्या, ठीक है, सॉरी ओके। यहाँ पर 15 मिनट क्या, 15 प्लस 15 30, 30 प्लस 15 45 और कुछ है यहाँ पर नहीं, 45 मिनट्स आपका खत्म है। लेट्स से कि आपका 40 मिनट्स आपका लग जाए, 5 ऐड नहीं करते, ओके 40 मिनट्स क्या, ठीक है। 40 ये 10 50 हो गया, 50 हो गया। उसके बाद क्या है यहाँ पर 10 मिनट्स 60 हो गया, 60 मिनट्स ओके। 70 80 मिनट्स, ठीक है। यहाँ पर 10 मिनट्स मतलब 90 मिनट्स हो गया, ठीक है। 180 में से 90 मिनट्स हो गया, 190 यहाँ का 5 मिनट पकड़ो, यहाँ का 5 10 100 मिनट्स, 100 और ये 60 प्लस 10 मतलब यहाँ पर 70 मिनट्स, 170 मिनट्स। कैलकुलेशन करके देख लेते हैं, 170 मिनट। और मैंने आपको क्या बोला था, आपको याद है ना कि अगर आपके पास 170 मिनट में आपका पेपर कंप्लीट होता है ना अच्छा लोग, देन आपके पास 10 मिनट बचता है। ये 10 मिनट में आपके पूरे पेपर को रीचेक करने का, कोई क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा अटेम्प्ट करना है, कोई क्वेश्चन बचा है उसको अटेम्प्ट करने का, या फिर कुछ बच्चों का ये एग्जैक्ट टाइम में नहीं होता, तो ऊपर नीचे 4-5 मिनट होता है तो होने दो, लेकिन इसको करने का जरूर। होप करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें समझी रहेगी। ये पेपर पैटर्न के ऊपर मैंने इसलिए टाइम दिया क्योंकि यहाँ पर मैं आपको टाइम मैनेजमेंट बता रहा था। अगर टाइम मैनेजमेंट नहीं बताना रहता तो मैं आपके लिए इतना टाइम नहीं लेता। होप करता हूँ आपको समझा रहेगा। अभी आते हैं सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर, एक एक करके हर टॉपिक को समझेंगे, एक एक करके हर टॉपिक के बारे में सीखेंगे। यहाँ पर मैंने टॉपिक का नाम डाला है फॉर्मेट ऑफ लेटर राइटिंग। ध्यान से सुनना, 5 मार्क्स स्कोर करने हैं, ये 5 मार्क्स का आता है, ओके 5 मार्क्स का आता है, 5 मार्क्स स्कोर करना है, मैं आपको करवाता हूँ। ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूँ। लेटर राइटिंग 2 टाइप के रहते हैं, एक रहता है फॉर्मल लेटर और दूसरा रहता है इनफॉर्मल लेटर। ध्यान से सुनना, फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर। सबसे पहले आपको जरूरत है फॉर्मेट जानने की। फॉर्मेट के साथ साथ यहाँ पर मैंने मार्क्स पैटर्न भी बताया है कि कितना मार्क्स मिलता है। सबसे पहले फॉर्मल लेटर के बारे में जानते हैं, फिर इनफॉर्मल पे आएंगे। फॉर्मल लेटर हमेशा लिखा जाता है एक प्रोफेशनल्स को, जैसे आप स्कूल में लेटर लिख रहे हो, ठीक है, आप केडीएमसी ऑफिसर या फिर कोई भी एक ऑफिसर को लेटर लिख रहे हो, पुलिस स्टेशन में लेटर लिख रहे हो, या कोई बड़े पोस्ट वाले को अगर आप लेटर लिख रहे हो तो आपको लिखना पड़ता है फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर में आप मजाक मस्ती नहीं कर सकते, आप यहाँ वहाँ की बातें नहीं कर सकते, आपको डायरेक्ट आपके टॉपिक के ऊपर आना है। आप अगर यहाँ वहाँ की बातें करोगे तो वो काइंड ऑफ इनफॉर्मल लेटर हो जाएगा।
इनफॉर्मल लेटर किसको लिखा जाता है? तो इनफॉर्मल लेटर लिखा जाता है कोई फ्रेंड्स को, फैमिली को, भाई को, बहन को, मम्मी को, पापा को, चाचा को, चाची को, नाना को, नानी को, दादा को, दादी को, आपके हिसाब से आपको लिखना है। यानी फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर में एक सबसे बड़ा फर्क है कि फॉर्मल लेटर ओनली एंड ओनली फॉर प्रोफेशनल्स रहते हैं, वेयर एज इनफॉर्मल लेटर काइंड ऑफ आपके फैमिली मेंबर्स के लिए रहते हैं, फ्रेंड्स के लिए लिखते हो इनफॉर्मल लेटर। ठीक है, यहाँ पर आप आलतू फालतू की बातें कर सकते हो, अरे भाई कैसा है, ठीक है, खाना खाएगा, ये खाएगा, वो खाएगा, कर सकते हो। यहाँ पर नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर आप एक प्रोफेशनल से बात करें तो आपको उस हिसाब से बात करना जरूरी है। बढ़ता हूँ आगे, ध्यान से सुनना क्या बोलता हूँ। सबसे पहला आएगा नेम ऑफ द सेंडर, यहाँ पर मैं बोलूंगा सेंडर्स नेम। क्या आएगा? सेंडर्स नेम। क्या आएगा? सेंडर्स नेम। मैं भेज रहा हूँ ना तो मेरा नाम सेंडर, ओके, रिसीवर नहीं, सेंडर, तो सेंडर नेम। दूसरा आएगा एड्रेस ऑफ द सेंडर, जहाँ पर आपका पूरा का पूरा एड्रेस आएगा। एड्रेस के साथ साथ आपको जैसे फॉर एग्जांपल मैं कल्याण में रहता हूँ तो मैं लिखूंगा कल्याण, ओके, यहाँ पर पिन कोड डालूंगा 421306, ठीक है, 306, ये डाल के खत्म करूंगा। नेक्स्ट यहाँ पर जो लास्ट में पॉइंट बचा ना, वहाँ पर आपको लिखना है डेट। जैसे मैं आज का डेट बताता हूँ, ओके, आज का डेट यहाँ पर मैं लिखता हूँ 26, ठीक है, 26 है आज, दूसरा मंथ फेब का मंथ है 2025। यहाँ मैंने डेट लिख दिया, सेंडर्स नेम लिख दिया, एड्रेस लिख दिया। एड्रेस में आपको एकदम लंबा चौड़ा एड्रेस नहीं लिखना, 2 लाइन का एड्रेस लिखिए जिसमें आपका जो पिन कोड वगैरह है वो भी आ जाए, ठीक है। यहाँ पर रिसीवर डेजिग्नेशन देखना, 2 लिखना है, 2 और उसके नीचे 2 के बाद देखिए, ध्यान से देखिए, यहाँ पर मैं थोड़ा इसको चाहिए तो मैं आपको जूम करके भी दिखाता हूँ, ठीक है, ठीक है, जूम करके दिखाता हूँ ताकि आपको अच्छे समझे, ठीक है। 2 लिखना है, 2 के बाद द लिखना है और यहाँ पर डेजिग्नेशन लिखना है। अगर आप आपके स्कूल के प्रिंसिपल को लिख रहे हो तो टू द प्रिंसिपल ऑफ रॉयल स्कूल। तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पर प्रिंसिपल वगैरह के बारे में अगर आपको डालना है तो वो डेजिग्नेशन डालिए। पुलिस इंस्पेक्टर को लिख रहे हो, केडीएमसी ऑफिसर को लिख रहे हो, उस हिसाब से आपको डालना है। देन लास्ट में आपको एक और पॉइंट बोला है कि इसके बाद ओके रिसीवर फॉर्म कंपनी, वही फॉर्म बोलो कंपनी बोलो वो लिखना है। इंस्टीट्यूट एड्रेस, वो एड्रेस लिखना है। यहाँ पर अगर आपका आसपास है तो वही लिखने का कल्याण 421306 एक्सेट्रा, ठीक है, ये लिखने का। अगर आपने ये सब बराबर लिखा 1.5 मार्क यहाँ पर मिलेंगे, ये सब बराबर लिखा 1.5 मार्क यहाँ पर मिलेंगे, मतलब आपका 1 मार्क्स इधर कंफर्म्ड है। ओके, आगे बढ़ने का सब्जेक्ट, ये एकदम ये आपका मार्जिन लाइन है और यहीं से आपका सब्जेक्ट चालू होता है। सब्जेक्ट जितना हो सके उतना शॉर्ट लिखने का, सब्जेक्ट ऑफ द लेटर इन शॉर्ट में लेटर लिखने का। जैसे आई वांट टू अप्लाई फॉर माय बोनाफाइड सर्टिफिकेट, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एप्लीकेशन फॉर बोनाफाइड या एप्लीकेशन फॉर बोनाफाइड सर्टिफिकेट। 3 से 4 या 4 से 5 वर्ड में आपका सब्जेक्ट खत्म होना चाहिए। रेस्पेक्टेड मैम और सर, ओके, इसको अपन बोलते हैं सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन यानी रेस्पेक्ट देना, तो आप रेस्पेक्ट दे रहे हो, रेस्पेक्टेड मैम बोलो या फिर सर, ठीक है। सेल्फ इंट्रोडक्शन एंड इंट्रोडक्शन द टॉपिक ऑफ द सब्जेक्ट मेंशन अबाउट, यानी आपका ये पूरा है आपका मेन बॉडी, ठीक है, यहाँ पर लिखता हूँ ये आपका मेन बॉडी। यहाँ पर आपका इंट्रोडक्शन होगा, सेल्फ इंट्रोडक्शन होगा, पूरा का टॉपिक का इंट्रोडक्शन होगा, मेन बॉडी कवर ऑल द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विद द यूजिंग डिफरेंट क्लॉजेस। अच्छा, यहाँ पर भी आपको ग्रामर का बड़ा खास ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आपने ग्रामर का ध्यान नहीं रखा तो मार्क्स कटेंगे आपका। यहाँ पर क्लॉजेस, स्ट्रक्चर्स एंड प्रॉपर ग्रामर, ठीक है। आगे बोला है इसका अगर मेन बॉडी है तो कितने मार्क्स है? 2 मार्क्स। मैं बोलता हूँ यहाँ पर आपका 1 मार्क्स मिला, यहाँ पर 2 मार्क्स में फॉर एग्जांपल 1.5 लीजिए ना आप लोग, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ मैं, आगे बढ़ता हूँ जरा सा, ठीक है। उसके बाद बोला है कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर, यहाँ पर आपको अपना कंक्लूजन देना है। फिर यहाँ पर लिखना है योर फेथफुली, योर सिंसियरली, योर ओबीडिएंटली। आपका नाम, सिग्नेचर नहीं लिखना है, यहाँ पर आपका नाम करना है, नाम लिखना है और यहाँ पर आपका क्लोजिंग यानी क्लोजर आपको दे देना है फॉर हाफ मार्क्स, ओके। यहाँ पर 1 था, यहाँ पर 1.5 था और यहाँ पर हाफ मिला, कितना हो गया? 1, 1.5 और हाफ, कितना हो गया आपका? अराउंड आपका 1 2 और ये 3 मार्क्स आपका हो गए यहाँ पर। ये ग्रामर 1 मार्क्स है। इसमें से आपको क्या लगता है टीचर अगर यहाँ पर हाफ मार्क्स काट ले तो यहाँ पर काटिए क्या? नहीं, तो टीचर आपको 4 या 4.5 आपको 110% मिलेगा आपके फॉर्मल लेटर। आपको एग्जाम में फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों दिया रहता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा लिखते हो। फॉर्मल लेटर कम लेंथी रहता है, इनफॉर्मल लेटर थोड़ा ज़्यादा लेंथी रहता है। ध्यान से सुनना। अब मैं बढ़ता हूँ थोड़ा इनफॉर्मल लेटर की तरफ। इनफॉर्मल लेटर को भी पढ़ते हैं,
देखते हैं समझते हैं। इनफॉर्मल लेटर का फॉर्मेट कैसा होता है। तो सबसे पहला आएगा एड्रेस ऑफ द सेंडर, सेम सेंडर्स एड्रेस बोलो इसको। ओके, यहाँ पर सेंडर एड्रेस से पहले एक चीज डालना भूल गया मैं, सेंडर नेम। ठीक है, सेंडर्स नेम आएगा, फिर सेंडर एड्रेस, फिर आएगा डेट, फिर डियर, नेम ऑफ अ पर्सन। यहाँ पर पर्सन का नाम भी लिख सकते हो या फिर आपका कोई, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपनी मम्मी को लिख रहा हूँ डियर मदर, ओके रेस्पेक्टेड मदर, आप डाल सकते हो। ठीक है, बॉडी ऑफ द लेटर यानी मेन बॉडी आएगा, इसमें सब्जेक्ट नहीं आता, मेन बॉडी आएगा। 3 से 4 पैराग्राफ में लिखना है, ये पैराग्राफ लेंथी होने चाहिए। आज फॉर द वेलबीइंग ऑफ द पर्सन, मैंने बोला आलतू फालतू बातें कर सकते हैं यहाँ पर, यहाँ वहाँ की बातें तो अच्छे है, तबियत से अच्छी, ये सब आपको देखना है। मेन रीजन टू राइट दिस लेटर, क्यों आप ये लेटर लिख रहे हो, और कंक्लूजन एंड एंड ऑफ द लेटर, लेटर का एंड करना है। योर लविंगली, यहाँ पर लविंगली ऐड करना जरूरी है क्योंकि ये कोई प्रोफेशनल को नहीं लिख योर ओबीडिएंटली और सिंसियरली, यहाँ पर आप अपने किसी अपनों के साथ बात कर रहे हो, इसलिए यहाँ पर सिंसियरली वगैरह नहीं डालते, लविंगली डालते। और यहाँ पर आपका नाम, कुछ डाउट, कुछ भी डाउट है स्टूडेंट्स तो आप कमेंट कीजिए और बताएं। तो यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर ये सारी चीजें आपको बता दिया। ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, अब ये सब तो मैंने बताया कि क्या करना है, कैसे करना है, फॉर्मेट वाला। अब लिखना क्या है वो भी आपको बता। ठीक है, मैं आपका हर चीज क्लियर करके देगा, लेकिन लिखना कैसा है वो भी मैं आपको बता के देगा, बस आपको लिखना है। ठीक है, ये जो भी मैं बता रहा हूँ ध्यान से सुनिए और याद कर लीजिए। ठीक है, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। ठीक है, आपको मैं एक और चीज बताता हूँ अभी। ठीक है, जस्ट गिव मी जस्ट 2 मिनट्स। ठीक है, ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ, ध्यान से सुनिए क्या बोल रहा हूँ। कभी भी लेटर आता है ना तो 3 रीजन के ऊपर ही आता है। अगर लेटर आपको लिखने को आया तो 3 ही रीजन रहेगा। ठीक है, ये 3 रीजन क्या आता है बताइए। पर्सनल या फिर इसको बोलेगा मैं ओन प्रॉब्लम, दूसरा और तीसरा। दूसरा रहेगा एरिया प्रॉब्लम, तीसरा रहेगा कंट्री प्रॉब्लम। सर क्या लिखा कुछ नहीं समझा, ध्यान से सुना। मेरे को बोनाफाइड के लिए अप्लाई करना है, किसके लिए अप्लाई करना है, बोनाफाइड सर्टिफिकेट के। मेरा रिजल्ट लटका पड़ा है, मेरे को रिजल्ट लेना है। मेरा एलसी लटका पड़ा है, लिविंग सर्टिफिकेट, मेरे को लिविंग सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना है। ये पूरे एरिया का प्रॉब्लम है क्या? नहीं। पूरे कंट्री का प्रॉब्लम है क्या? नहीं, ये तो मेरा पर्सनल प्रॉब्लम है ना, तो ये इसको अपन बोलेंगे पर्सनल प्रॉब्लम या फिर ओन प्रॉब्लम। समझा? लेटर इसके ऊपर आ सकता है। दूसरा एक लेटर आ सकता है एरिया के प्रॉब्लम के ऊपर। कैसे एरिया का प्रॉब्लम सर? जैसे फॉर एग्जांपल हमारे एरिया में गार्बेज बढ़ गया, हमारे एरिया का इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई प्रॉपर नहीं है, हमारे एरिया का पानी सप्लाई प्रॉपर नहीं है, एरिया का प्रॉब्लम। कंट्री प्रॉब्लम, पोल्यूशन हो रहा है, ठीक है, गार्बेज बहुत ज्यादा हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, ये कंट्री का प्रॉब्लम है। तो आपको लेटर या फिर अपने पर्सनल प्रॉब्लम के ऊपर आएगा, एरिया के प्रॉब्लम के ऊपर आएगा या फिर कंट्री के प्रॉब्लम के ऊपर आएगा। आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा प्रॉब्लम है। ओके, पर्सनल प्रॉब्लम है तो क्या लिखना चाहिए, एरिया प्रॉब्लम है तो क्या लिखना चाहिए, और कंट्री प्रॉब्लम है तो क्या लिखना चाहिए। तीनों के लिए मैं आपको बताऊंगा। ध्यान से देखना, अभी मैं वापस वहां पर जाता हूँ कि क्या लिखना है। तो आपको मेरे चिल्ड्रंस, आपको यहाँ पर बहुत ज्यादा ध्यान देकर लिखना है। कैन बी डिस्कस्ड, कैन बी डिस्कस्ड ऑन 3 डिफरेंट टॉपिक्स। 3 टॉपिक के ऊपर हो सकता है आरएस फॉलो। पहला खुद का प्रॉब्लम आया, अगर खुद का प्रॉब्लम आया तो पैराग्राफ, पहला पैराग्राफ आपको कैसे लिखना है, ध्यान से सुनना। अगर आपका आपने लेटर पढ़ा, ठीक है, आपने लेटर पढ़ा और आपको समझ में आया कि भाई एलसी चाहिए या बोनाफाइड चाहिए, तो मैं अपनी लेटर की शुरुआत कैसे करूंगा। तो आपको लिखना है आई, ठीक है, यहाँ पे लिखना है एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड मैंने क्यों लिखा पता है क्या? क्योंकि यहाँ पर आपका नाम रहेगा। अगर आपको लेटर में नाम दिया है तो वो नाम डालिए, नहीं दिया है तो आप कोई अपने मनगढ़ंत नाम डालिए, खुद का नाम डाल दीजिए। ठीक है, तो आपको क्या लिखना है मैं वापस बताता हूँ। अगर ओन प्रॉब्लम के ऊपर आपको लेटर आया तो आपको अपना लेटर का शुरुआत कुछ इस तरीका से करना है। लिखना है आई एक्स वाई जेड, यहाँ पर आप अपना नाम डालिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल आई, यहाँ पर मैं डालता हूँ रोशन, आई रोशन। और रेसिडेंट, अगर आप अपने घर के, जैसे मेरे घर का इलेक्ट्रिसिटी चला गया तो ऑब्वियस सी बात है मैं घर का मेंबर है तो स्टूडेंट लिखेगा क्या? नहीं, रेसिडेंट। तो आई रोशन और रेसिडेंट, या फिर अगर आप स्कूल के स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट ऑफ, अगर आप स्टूडेंट लिख रहे हो तो आपके स्कूल का नाम रॉयल ओके स्कूल, या फिर अगर आप रेसिडेंट हो तो यहाँ पर आपके
रेसिडेंट का नाम आएगा, जैसे फॉर एग्जांपल मैं डालता हूँ यहाँ पर कैलाश नगर is writing this letter to request you to a general problem और यहाँ पर आपका प्रॉब्लम डिस्कस करना। यहाँ पर टीचर जब है स्टार्टिंग आपका लाइन पढ़ेगा, स्टार्टिंग आपका लाइन ग्रामेटिकली सही है, फ्रेजिकली सही है और आपने बहुत अच्छे से उसको बनाया भी है, लिखा भी है, मतलब यहाँ पर टीचर समझ जाएगी कि भाई ये बंदा अच्छे से लिख रहा है, ये पर्सन अच्छे से लिख रहा है। ओके, यहाँ पर आपको अपना प्रॉब्लम डिस्कस करना है। प्रॉब्लम डिस्कस थोड़ा सा एक या दो लाइन में कीजिए, फर्स्ट पैराग्राफ खत्म कर दीजिए, सेकंड पैराग्राफ पे आते हैं, सेकंड और थर्ड पैराग्राफ में क्या लिखना है वो भी बताने वाला, ध्यान से सुनो। बट अभी समझो फॉर एग्जांपल और प्रॉब्लम के ऊपर नहीं आया, एरिया प्रॉब्लम के ऊपर है, तो अपना पैराग्राफ का शुरुआत कैसे करना चाहिए? तो आपका फर्स्ट पैराग्राफ कुछ इस तरह शुरू होगा, ध्यान से सुनिए। ओन प्रॉब्लम के ऊपर आया तो ऐसा कुछ पैराग्राफ लिखिए। एरिया के प्रॉब्लम यानी आपके पूरे एरिया में लाइट नहीं है, या आपके पूरे एरिया में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं है, लाइट नहीं है, पानी नहीं आ रहा, या आपके एरिया में बहुत ज्यादा कचरा फैला हुआ है, ठीक है। ये तो बहुत बार है कि केडीएमसी को बोलिए, स्कूल की तरफ से भी लिख रहे हो, स्कूल के सामने कचरा फैला हुआ है, आपके एरिया में कचरा फैला हुआ है, एरिया का प्रॉब्लम है। तो ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द रेसिडेंट्स, यहाँ पर अगर आप स्कूल लिख रहे हो तो ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द स्कूल कम्युनिटी, ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द स्कूल कम्युनिटी ऑफ, यहाँ पर अगर आप स्कूल का नाम लिख रहे तो आपके स्कूल का नाम, रेसिडेंट लिख रहे तो कैलाश नगर। I wish you to bring to your notice again, यहाँ पर आपको अपना प्रॉब्लम डिस्कस करना है, प्रॉब्लम डिस्कस करना है, वो आपको समझा देगा क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। अगर समझो ओन प्रॉब्लम के ऊपर भी नहीं आया सर, एरिया प्रॉब्लम के ऊपर भी नहीं आया, तो आएगा कंट्री प्रॉब्लम के ऊपर। ध्यान से सुनना, कंट्री के प्रॉब्लम के ऊपर बहुत लिमिटेड टाइम देते हैं बट देते जरूर। तो अगर कंट्री के प्रॉब्लम के ऊपर आया तो क्या करना है? फर्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट करना है, एड्रेस द इशू। यहाँ पर आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, भाई देश का इशू है तो आप टाइम वेस्ट करो तो चलेगा क्या? देश के इशू के लिए डायरेक्ट आपको प्रॉब्लम बता देना है। जैसे यहाँ पर मैं लिखा हूँ द एवर इंक्रीजिंग प्राइसेस ऑफ पेट्रोल इन आवर कंट्री, कंट्री नहीं ये कंट्रीज नहीं, कंट्री है, कंट्री इंक्रीजिंग डे बाय डे, मतलब पेट्रोल का प्राइस जो बढ़ नहीं रहा था अब वो डे बाय डे बड़ा इंक्रीज होता जा रहा है। क्या मैंने क्या कंट्री का प्रॉब्लम डायरेक्ट डिस्कस किया। अभी ये तो बात हो गई कि चलो ठीक है फर्स्ट पैराग्राफ कैसे लिखना है वो तो आपने बता दिया सर। सेकंड और थर्ड पैराग्राफ क्या करना है ध्यान रखिए। सेकंड पैराग्राफ में क्या करना है, कोई भी आप कहिए, कोई भी हो, आपका खुद का प्रॉब्लम हो, एरिया प्रॉब्लम, कंट्री प्रॉब्लम, सेकंड पैराग्राफ में आपको कंसीडर करना है 3 पॉइंट्स। ये प्रॉब्लम 3 पॉइंट को कंसीडर करना है। 3 प्रॉब्लम में से पहला प्रॉब्लम है सिंस व्हेन, कब से आप ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हो। अब एरिया को खुद का प्रॉब्लम हो या कंट्री प्रॉब्लम हो, कब से प्रॉब्लम फेस कर रहे हो वो बोलिए। प्रॉब्लम, एक्चुअल प्रॉब्लम वापस एक बार समराइज कीजिए। तीसरा रिक्वेस्ट और वार्निंग, यानी रिक्वेस्ट कीजिए या वॉर्न नहीं करना है, तो यहाँ पर मैं वार्निंग लिखा है, आप वॉर्न नहीं करने का, रिक्वेस्ट करने का, जी सामने वाला अपने को समझ जाए। फॉर्मल लेटर कर रहे हो आप, वार्निंग से पहले रिक्वेस्ट करने का। आगे बोला है थर्ड पैराग्राफ में आप किसी में भी डाल सकते हो, कोई ओन प्रॉब्लम है, एरिया प्रॉब्लम है, कंट्री प्रॉब्लम है, किसमें भी डालो। एक्सपेक्टेशन, फॉर एग्जांपल दिस लेटर इज अ हम्बल रिक्वेस्ट टू ब्रिंग you about a very serious issue. I kindly request you to investigate or to solve the issue. मतलब यहाँ पर आपको अपना एक्सपेक्टेशन जताना है कि मैं क्यों ये लेटर लिख रहा हूँ, क्यों आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। बस यहाँ पर आपका लेटर राइटिंग का जो फॉर्मल लेटर है ना वो खत्म हुआ, फॉर्मल लेटर है ना वो यहाँ पर फाइनली खत्म हो गया। मतलब आपको क्या लिखना है वो भी पता है, बस लिखना। क्रिएटिव राइटिंग का पहला टॉपिक का अभी अपन दूसरा टॉपिक पे आएंगे, इम्प्रोवाइजेशन इन लेटर राइटिंग। बट यहाँ पर अपन कौन से लेटर की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पर इनफॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर क्या बोलता है देखिए, एक एक करके पढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 1 बोलता है इनफॉर्मल लेटर इज लेंदी, मतलब बड़ा रहता है। लेंदी फॉर्मल लेटर से बड़ा रहता है। 3 से 4 पैराग्राफ में रहता है। कितने पैराग्राफ में रहता है? 3 से 4, ठीक है। पहला जो पैराग्राफ है उसमें 3 से 4 लाइन लिखो, दूसरे पैराग्राफ में 6 से 8 लाइन लिखो, तीसरे पैराग्राफ में 3 या तीसरा पैराग्राफ में अगर आपको खत्म करना तो 3 से 4 लाइन लिख के खत्म करना है। You can also talk the personal things in the informal letter. आप कुछ पर्सनल बातें भी कर सकते हो, जैसे कैसे अंकल आंटी, कैसा है तेरा पेपर, कैसा गया तेरा वो पार्टी हुई थी वो कैसे गई। इनफॉर्मल लेटर इन सेंस टू रिलेटिव्स, ये सेंस नहीं है सेंस है। इनफॉर्मल लेटर किसको भेजा जाता है? रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को, फैमिली को एक्सेट्रा, ठीक है। डू नॉट राइट एनी काइंड ऑफ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन इन इनफॉर्मल लेटर। भाई आपको हर एक चीज पता है लेकिन कभी भी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन इनपुट नहीं करना चाहिए इनफॉर्मल लेटर या फॉर्मल लेटर में, ठीक है। राइट इनफॉर्मल लेटर इन द राइट फॉर्मेट ओनली। आपको फॉर्मेट मैंने बताया अभी थोड़े टाइम पहले, ठीक है। फॉर्मेट आपके साथ मैंने डिस्कस किया, ठीक है। यही सेम
राइट फॉर्मेट में लिखने का, क्योंकि गलत फॉर्मेट में लिखोगे तो मार्क्स कटता है। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ मैं। ठीक है, थोड़ा सा इसको ऊपर करता हूँ। सम लाइन व्हिच यू कैन यूज इन इनफॉर्मल लेटर, कुछ ऐसा लाइन दे रहा हूँ जो आप इनफॉर्मल लेटर में यूज कर सकते हो। अब इनफॉर्मल लेटर में सब पर्सनल प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम तो नहीं आता, तो आपको कुछ ऐसा लाइन दे रहा हूँ जो मोस्टली बहुत सारे इनफॉर्मल लेटर में यूज कर सकते हो। हाय, हाय, हे, हेलो। यहाँ पर मैंने 3 दिया है, तीनों के बारे में मैंने एक्सक्लेमेटरी मार्क रखा है, तीनों में से कोई भी एक उठाना है। जैसे मैं ये हाय या हे नहीं लिखा, मैंने लिखा हेलो एक्सक्लेमेटरी मार्क, हाउ आर यू, कैसे हो तुम, क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर ये पंक्चुएशन है ना, वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो यहाँ पर हाउ आर यू लिखा, क्वेश्चन मार्क डाला, हेलो लिखा, एक्सक्लेमेटरी मार्क डाला, कॉमा कहीं पर डालना डालो, डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखना लिखो, एपोस्ट्रोफी में लिखना, वो सब लिखना बड़ा जरूरी है। होप यू आर पिंक ऑफ योर हेल्थ, पिंक ऑफ योर हेल्थ मतलब आप अपनी तबियत के हिसाब से अच्छे हो। हाउ वाज योर गेट टुगेदर, यहाँ पर बिग क्वेश्चन मार्क है। आई हर्ड इट वाज अ ब्लास्ट एंड ऑसम इजंट इट, क्वेश्चन मार्क। से हेलो टू अंकल एंड आंट, क्या लिखा सर आपने? यहाँ पर मैंने फालतू बातें की, जो फालतू बातें आप भी कर सकते हो। ठीक है, आप कोई फ्रेंड को लिख रहे हो, हेलो कैसा है, मैं यही अपेक्षा करता हूँ, होप करता हूँ कि भाई तू तेरी तबियत से अच्छा हो। ओके, कैसा था तेरा गेट टुगेदर? गेट टुगेदर समझते हो क्या? गेट टुगेदर मतलब कैसा तेरा पार्टी, हालांकि कोई पार्टी हो या ना हो, पर आपको पार्टी बताना है, कैसा तेरा पार्टी? मैंने सुना कि बहुत ब्लास्ट हुआ, मतलब ब्लास्टिंग है, ब्लास्टिंग, और तूने बहुत ज्यादा एंजॉय किया, ऑसम था पार्टी, इजंट इट मतलब हुआ कि नहीं, क्वेश्चन मार्क। से हेलो मतलब हेलो बोलना मेरा अंकल एंड आंट को, ये तुम लोग को रिलेटिव्स को भी भेज रहे हो या भाई बहन को भेज रहे हो, ये लाइन यूज कर सकते हो। अब कोई यहाँ पर इनफॉर्मल लेटर तो करो, कुछ डाउट नहीं। एप्रिसिएशन, चलो अब एक नया टॉपिक एप्रिसिएशन। ये एप्रिसिएशन हालांकि राइटिंग का पार्ट नहीं है, बट देन तो मैंने यहाँ पर लिखा भी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये लगता है कि ये जो एप्रिसिएशन वाला पार्ट है थोड़ा सा टफ है। तो गाइस एप्रिसिएशन अपने लिए थोड़ा सा ज़्यादा जरूरी हो जाता है, इसलिए मैं यहाँ पर आपको बताया। ध्यान से सुनिए, बेसिकली द मीनिंग ऑफ एप्रिसिएशन इज टू राइट एंड एप्रिशिएट द पोएम। एप्रिसिएशन आप लोग क्यों लिखते हो? क्योंकि आपको पोएम को एप्रिशिएट करना पड़ता है, आपको बताना पड़ता है कि भाई पोएम कितने अच्छे से लिखा गया है। एप्रिसिएशन मस्ट बी साउंड एंड टोन व्हिच मेक द एप्रिसिएशन मोर अट्रैक्टिव। एप्रिसिएशन को ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाना, तो जितना हो सके एप्रिसिएशन के अंदर अपना वैल्यू ऐड कीजिए, ताकि लोगों को या सामने जो भी एग्जामिनर है उसको समझ सके कि आपने कितने मेहनत से वो एप्रिसिएशन किया है। ऑलवेज राइट एप्रिसिएशन इन पैराग्राफ फॉर्मेट, हमेशा पैराग्राफ फॉर्मेट में बनाना है। यूजिंग गिवन पॉइंट्स, आपको पॉइंट्स दे रहेंगे, वो पॉइंट्स के अकॉर्डिंग आपको पैराग्राफ फॉर्म करना है। डोंट राइट टू मच लेंथी, एप्रिसिएशन ज़्यादा लेंथी मत लिखिए। राइट शॉर्ट बट थॉटफुल, एप्रिसिएशन छोटा लिखिए लेकिन थॉटफुल। आगे बढ़ता हूँ, यूज सिंबोलिज्म एंड इमेजिनरी, जितना हो सके इमेजिनेशन का यूज कीजिए। जो स्पेशल फीचर्स या सेंट्रलाइट आपको बताना है तो आपको बताना आना चाहिए। You are the rhythm matters, rhythm matter, and write some figure of speech and rhyme scheme of the poem, highlight it carefully and the examiner can see your highlighting point। आपका ध्यान से सुनना है, आपको जो भी राइम स्कीम है आपका ए बी सी, जो भी आपका राइम स्कीम है या फिगर ऑफ स्पीच है, एलिट्रेशन है, मेटाफोर है, या जो कुछ भी है, रिपीटेशन वगैरह, वो सब अच्छे से आप मेंशन कीजिए। अब फॉर एग्जाम्पल मेरा कोई है एलिट्रेशन है, तो मेरे को वो एलिट्रेशन का लाइन मेंशन करना है क्या? इफ अगर आप करते हो तो बहुत अच्छा है, नहीं करते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट फिगर ऑफ स्पीच डालना जरूरी है। रिदम मैटर करता है स्टूडेंट्स। एप्रिसिएशन यहाँ पर एंड होता है, ज़्यादा मैंने लेंथी टॉपिक लिया नहीं। अगर आपको एक्सपैंड द थीम में आपको अगर आपको दिखाने के लिए एक्सपैंड थीम कितना ज़्यादा मैटर करता है, तो उसके लिए यहाँ पर मैंने कुछ मस्ट ऐड किया। ध्यान से सुनिए, एक्सपांशन ऑफ थीम मतलब आपको कोई प्रोवर्ब वगैरह दिया रहेगा, कोई थीम दिया रहेगा, तो आपको अगर एक्सपांड करना है तो कैसे लिखना है? ध्यान से सुनना, कुछ भी प्रोवर्ब दे सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक्सपांड थीम में अ फ्रेंड इज द फ्रेंड इंडीड, कुछ भी दे सकते हैं। एक्सपांशन ऑफ तीन पैराग्राफ लिखना है। पहला पैराग्राफ बोलता है मस्ट कंटेन एक्सप्लेनेटरी मैटर, एक्सप्लेन करना है। सेकंड पैराग्राफ में क्या कंटेन करता है? आगे के डिटेल्स, और में इवन कंटेन द एनेक्डोट्स। एनेक्डोट्स मतलब कुछ स्टोरीज वगैरह आप बना सकते हो। एग्जांपल ऑफ इलस्ट्रेशन रिलेटेड कोटेशंस एक्सेट्रा। गिव एग्जांपल ऑफ फेमस और ग्रेट पर्सनालिटी। एक्सपांशन ऑफ थीम में आप कोई ग्रेट पर्सनालिटी, कोई सेलिब्रिटी या फिर आप कोई ग्रेट पर्सनालिटी, जैसे एपीजे अब्दुल कलाम हो गए, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हो गए, या स्वामी विवेकानंद हो गए, जो भी आपके फेमस एग्जांपल्स हैं आप वो यहाँ पर ऐड कर सकते हो।
कनेक्ट दैट एग्जांपल विद गिवन थीम। आपके छोटे से जो आपका थीम रहेगा, जो भी आपका थीम रहेगा, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी प्रोवर्ब रहेगा, उसके साथ उसको कनेक्ट करना है। यू कैन आल्सो राइट योर ओन एक्सपीरियंस। आपको चाहिए तो आप अपना खुद का एक्सपीरियंस यहाँ पर लिख सकते हो स्टूडेंट्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फॉर्म सिंपल एंड शॉर्ट सेंटेंसेस, जितना हो सके छोटा सेंटेंस बनाओ, लेकिन बोल सकते हो कि शॉर्ट सेंटेंस बनाओ लेकिन मीनिंगफुल होना चाहिए। एक्सरसाइज नीड स्ट्रॉन्ग वोकैबुलरी, यहाँ पर वोकैबुलरी बोलो या फिर ग्रामर बोलो, ये इंपॉर्टेंट है। अवॉइड आई एंड यू, यहाँ पर ध्यान रखना है। मैं आपको थोड़ा ये ऊपर भी लेता हूँ ताकि आपको और अच्छे समझे। आपको कुछ चीज़ों को अवॉइड करना है, जैसे आई एंड यू, आई वॉज दी, यू आर दी, ये सब नहीं भी लिखना है यहाँ पर। वेल एक्सप्रेस योर इमोशन, लिपिंग वगैरह नहीं है। वेल एक्सप्रेस योर इमोशन, ओपिनियन, बी क्रिएटिव, इलस्ट्रेट विद एग्जांपल, अलग अलग एग्जांपल तो वैसे ही बोलो। अगर फॉर एग्जांपल आप ये अटेम्प्ट कर रहे हो, प्रोवर्ब वगैरह अटेम्प्ट कर रहे हो, तो आपको क्या करना चाहिए? ध्यान से सुनिए स्टूडेंट्स, मैं पहले ही आपको ये चीज़ इन्फॉर्म कर देता हूँ। आपके एग्जाम में आपको हर एक राइटिंग स्किल के साथ एक दूसरे राइटिंग स्किल का ऑप्शन आएगा। लेटर राइटिंग आएगा, रिपोर्ट राइटिंग आएगा, एक्सपेंशन ऑफ थीम आएगा, नरेटिव स्टोरी आएगा, डेवलपर स्टोरी आएगा, ओके, स्पीच आएगा, या फिर लास्ट में आप ऐसे वगैरह आ सकता है, या कुछ भी आ सकता है। वैसे आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा चूज करना है। मैं यहाँ पर हर एक चीज़ बता रहा हूँ, ये हर एक चीज़ आपको पढ़ना नहीं, आपको बस पेपर देखना है, कौन किसके ऑप्शन में क्या आता है उसके हिसाब से आपको चूज करना है। और वैसे ही सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो आपके कंपैरिजन में है और आपको जो अटेम्प्ट करना है वो पढ़ना जरूरी है। ध्यान से सुनिए, अगर आप ये चूज करते हो तो आपका अपना पैराग्राफ की शुरुआत किस तरीके की करनी है। यूज अ सिंपल प्रोवर्ब, ओके, फर्स्ट पैराग्राफ ऐसे स्टार्ट करना, जो भी प्रोवर्ब दिया रहेगा यहाँ पर वो प्रोवर्ब डालो। इज अ, यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है, इज अ वाइज, WISE, वाइज एंड एप्ट प्रोवर्ब, दिस इज एप्लीकेबल इन आवर डे टू डे लाइफ, दिस इज एन एडवाइजरी थॉट विद द मीनिंग। फिर आपका जो प्रोवर्ब रहेगा ना, उसको यहाँ पर आपका मीनिंग लिखना है, पहला पैराग्राफ। दूसरे पैराग्राफ में आपका मेन बॉडी है जिसमें आप बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन आप ऐड करोगे, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन क्या क्या ऐड करना है ये मैंने आपको ऊपर बताया। एग्जांपल दीजिए फेमस पर्सनालिटीज का, तो एग्जांपल को आपके पॉइंट्स के साथ, आपके प्रोवर्ब के साथ कनेक्ट कीजिए, ये सब आपको करना है। तीसरा पैराग्राफ, वी शुड नॉट फॉरगेट द इंपॉर्टेंस ऑफ द प्रोवर्ब हैविंग द वैल्यूएबल मीनिंग, और वापस वो मीनिंग को समराइज कर दीजिए। यहाँ पर आपका ये टॉपिक भी खत्म है। ध्यान से सुनिए, टॉपिक खत्म होता जा रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर एक चीज बहुत इजी है, आपको ये सब पढ़ना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। इम्प्रोवाइजेशन इन स्टोरी राइटिंग, ध्यान से सुना, अगर आपको स्टोरी राइटिंग नहीं आती तो आपका मैं सबसे बेसिक फंडा बताता है। स्टोरी राइटिंग में आप लोगों को बहुत एक अच्छा बेस्ट पार्ट दिया कि आपको कभी भी स्टोरी का एंड बता देते हैं, एंड कुछ भी आपको एंड बता देंगे, पहले की स्टोरी आपको खुद से डेवलप करनी। इसीलिए मैं आपको यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिख के दिया हूँ। एवरी स्टोरी हैज मेन कैरेक्टर, इट कैन बी लिविंग और नॉन लिविंग। हर एक स्टोरी का एक मेन कैरेक्टर रहता है, कुछ स्टोरी के मेन कैरेक्टर लिविंग रहते हैं, कुछ स्टोरी के मेन कैरेक्टर नॉन लिविंग रहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं फॉर एग्जांपल किसी पर्सन की स्टोरी बता रहा है तो वो पर्सन जो है वो लिविंग नहीं हो गया, तो लिविंग भी हो सकता है। अगर मेरे को स्टोरी बताने किसी भी चीज, जैसे आत्मकथा आपको बोलते हैं ना, काइंड ऑफ, अगर मैं किसी चीज की स्टोरी बता रहा हूँ, ओके, जैसे लाइफ ऑफ अ बेंच, लाइफ ऑफ अ पेन, लाइफ ऑफ अ बोर्ड, ये सब की स्टोरी बताते हैं, नॉन लिविंग हो गए। तो स्टोरी में हर एक मेन कैरेक्टर रहता है, वो मेन कैरेक्टर लिविंग भी हो सकता है, नॉन लिविंग भी हो सकता है। ऑलवेज राइट स्टोरी पास्ट टेंस, स्टोरी कभी पास्ट टेंस में लिख जाएंगे, प्रेजेंट एंड फ्यूचर में नहीं। आ क्या विद द फॉलोइंग टू पॉइंट्स, ये सब पॉइंट्स आपके स्टोरी में होना चाहिए। कौन कौन से पॉइंट्स होने चाहिए, यहाँ पर थोड़ा जूम करके आपको बताता हूँ। आपका स्टोरी में आपका मेन कैरेक्टर होना चाहिए, मेन कैरेक्टर को आपको डालना है प्रॉब्लम में, वो प्रॉब्लम को आपको थोड़ा ह्यूमरस वे में एक्सप्लेन करना है कि भाई ये प्रॉब्लम करने के बाद ये हुआ, वो हुआ, ये हुआ, वो हुआ, ये सबको आपको एक्सप्लेन करना है। एंड आफ्टर एक्सप्लेनेशन आपको प्रॉब्लम, आपने जो प्रॉब्लम डाला था ना, आपको ये सोल्यूशन भी देना है। सोल्यूशन के बाद आपको कंक्लूड करना है और आपकी स्टोरी खत्म। ओके, आप जितने भी मूवीज वगैरह देखते हो या कहानी वगैरह आप जो भी देखते हो, वो सब इसी तरह तो कंटेंट क्या रहता है ना। ओके, हर एक स्टोरी का एक मेन कैरेक्टर रहता है, वो मेन कैरेक्टर प्रॉब्लम में फंसता है, वो प्रॉब्लम बढ़ता जाता है, फिर वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलता है, स्टोरी खत्म। यहाँ पर भी आपको वही करना है। गिव द सुटेबल टाइटल्स, टाइटल शुड बी अट्रैक्टिव। ओके स्टूडेंट्स, गिव अ सुटेबल टाइटल एट द एंड ऑफ द स्टोरी, मस्ट बी इंटरेस्टिंग एंड अट्रैक्टिव। इंटरेस्टिंग रहना चाहिए, अट्रैक्टिव रहना चाहिए, और कभी भी एंड में देने का। स्टोरी कैन बी रिटन इन 3 पैराग्राफ, 3 पैराग्राफ लिखिए। मेनली द बिगिनिंग, शुरुआती पैराग्राफ, इन विच यू कैन इंट्रोड्यूस योर मेन कैरेक्टर एंड प्रॉब्लम। मतलब पहले इसमें आपको, आपका जो पहला पैराग्राफ है उसमें आपको क्या करना बताएगा, ठीक है, आपका जो मेन कैरेक्टर है प्लस आपका जो प्रॉब्लम है वो एक्सप्लेन करना है। दूसरे पैराग्राफ विच यू कैन कनेक्ट द डॉट्स द ह्यूमरस वे एंड गिव सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। मतलब ये ह्यूमरस वे और
पार्ट आपको मिडिल वाले पैराग्राफ में खत्म करना है और लास्ट पैराग्राफ आपका रहेगा कंक्लूजन का। नेक्स्ट बोलता है सम लाइन व्हिच आर यूज्ड फॉर अ स्टोरी। अगर आप स्टोरी वगैरह लिख रहे तो कुछ ऐसे लाइंस है, कुछ ऐसे स्पेसिफिक लाइंस जो आप हर एक स्टोरी में यूज कर सकते हो, मोस्ट ऑफ द स्टोरीज में। जैसे इट वाज अ हॉरिबल डे, इट वाज अ हॉरिबल डे, डरावना दिन था, या इट वाज अ मेमोरेबल डे, बहुत यादगार दिन था। All the happiness turned into the horrible event। हर एक खुशी जो थी वो अचानक से दुख में बदल गई। Without monitoring of any elder, such mishappening should can be prevented। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो अगर आपको डालना है तो आप डाल सकते हो, either no issue, ठीक है। Improvisation is speech writing। Now we are going to learn about speech। यहाँ पर स्पीच राइटिंग में आपको कैसे बेस्ट मार्क्स स्कोर करना है ये मैं आपको गारंटीड फॉर श्योर बता सकता हूँ, क्योंकि स्पीच राइटिंग का फर्स्ट पैराग्राफ और एंड का पैराग्राफ आपको क्या लिखना है वो मैं बता दूंगा। बीच में आप अपनी स्पीच लिखिए ना, आपको स्पीच बोले गांधी जयंती के ऊपर, तो शुरुआत के पैराग्राफ में क्या आना चाहिए और एंड के पैराग्राफ में क्या आना चाहिए। मेरी जिम्मेदारी है, मैं आपको पूरा बता भी दूंगा, बस आपको याद करना है, एग्जाम में एज इट इज लिखना है, मार्क्स स्कोर करना है। ध्यान से सुनिए मैं क्या बता रहा हूँ, ठीक है। स्पीच राइटिंग एक ऐसा टॉपिक होता है जहां पर आपको है ना किसी भी एक टॉपिक के ऊपर भाषण देना पड़ता है। अब भाषण जो रहता है वो कैसे भी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको भाषण किस तरीके का देना है, ठीक है। अब भाषण के लिए जो अपना फर्स्ट पैराग्राफ है वहां पर रहता है इंट्रोडक्शन या फिर ग्रीटिंग वाला पैराग्राफ, वहां पर आपको ग्रीट करना रहता है ऑडियंस को। लास्ट पैराग्राफ आपका बोलता है कि वो जो ऑडियंस को आपने ग्रीट किया ना वही ग्रीटिंग्स के ऊपर आपको इंट्रोडक्शन वगैरह देना है और कंक्लूजन देना है, थैंक यू। इतना ही रहता है स्पीच। स्पीच को बहुत अच्छे से पढ़ने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हो। चलिए फर्स्ट पैराग्राफ ग्रीट द ऑडियंस, ऑडियंस को ग्रीट कीजिए एंड इंट्रोड्यूस द टॉपिक, टॉपिक को इंट्रोड्यूस कीजिए। सेकंड पैराग्राफ एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ द डे ऑफ ऑल द टॉपिक। एग्जीबिशन डे है, गांधी जयंती है, कोई भी टॉपिक है उसमें इंपॉर्टेंस उसको बताइए। यूज सिंपल वर्ड, डोंट यूज फ्रेंडली लैंग्वेज। कभी भी फ्रेंडली लैंग्वेज यूज नहीं करना, जैसे थैंक्स, ठीक है, BECUZ, बिकॉज की स्पेलिंग और बिकॉज की स्पेलिंग में अलग होता है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे एकदम व्हाट्सएप लैंग्वेज DYS थैंक यू सो मच वगैरह यूज करते हैं, यूज नहीं करना। अपने ओन वर्ड्स में लिखिए, 2 से 3 पॉइंट चुनिए, उसी को इलैबोरेट यानी लेंथी बना के लिखिए। तीसरा पैराग्राफ समराइज का होता है और थैंक यू ऑडियंस का होता है। एक पॉइंट यहाँ पर मैंने मेंशन किया है, कभी का आपको स्पीच लिखना है तो एक चीज हमेशा याद रखने का, हॉर्लिक्स। क्या याद रखने का? हॉर्लिक्स। क्या याद रखने का? हॉर्लिक्स। H मतलब हुक, यानी हुक करके रखना लोगों को, ऐसे स्पीच देना है कि आपकी स्पीच सुनने के लिए लोग रुक रहे, ठीक है। ऑर्गेनाइज योर आइडिया, आपके आइडियाज को बताना है, रिलेशंस बताना है, लैंग्वेज आपका परफेक्ट होना चाहिए, इंटरेस्टिंग और इम्पैक्टफुल रहना चाहिए, कंक्लूजन अच्छा और सिंपलीफाइड यानी सिंपल रहना चाहिए। अब क्या लिखना है सर? ये लिखना है आपको। आप जब भी इंट्रो दोगे तो आपका इंट्रो में ये और आपके कंक्लूजन में ये होना ही होना चाहिए, होना ही होना चाहिए, गारंटी बोलता हूँ। इंट्रोडक्शन, गुड मॉर्निंग टू ऑनरेबल चीफ गेस्ट, रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल, टीचर, डियर पेरेंट्स, I feel indeed privileged for having given this opportunity to express my opinion or views on a very thoughtful and provoking topic। और यहाँ पर है ना, ये है ना, अभी मैंने यहाँ पर डिजिटल बोर्ड में आपको पढ़ के दिखाया तो आपको ऐसा लग रहा है 2 या 3 लाइन है। जब आप ये बुक में लिखोगे और थोड़ा एक्सपैंड करके लिखोगे, यही सेम चीज 4 से 5 लाइन में रहेगा। यहाँ पर टॉपिक का नाम लिखने का और दूसरा पैराग्राफ चालू करने का। स्टार्ट विद सम स्टोरीज, कुछ स्टोरीज वगैरह बता दीजिए, एग्जांपल बता दीजिए, सम फैक्ट, कुछ फैक्ट बता दीजिए, बट इट शुड बी मीनिंगफुल, बट मीनिंगफुल होना चाहिए। जैसे गांधी जयंती के ऊपर बता रहा हूँ तो मैं गांधी जी का कोई स्टोरी बता दिया, ठीक है, मीनिंगफुल होना जरूरी। कंक्लूजन, एंड कैसा करना है? एंड का भी मैंने यहाँ पर लिख कर दिया, जैसे थैंकफुल हार्ट कन्विंस 1000 वर्ड्स। अब लोग बोलते हैं ना कि मैं अपना 2 शब्द खत्म कर रहा हूँ, तो 2 शब्द कभी नहीं होता, ओके। कोई भी भाषण देता है तो लंबा चौड़ा भाषण देता है, तो वही आपको बोल रहा है थैंकफुल हार्ट से मैं कन्विंस करता हूँ, अपने 1000 वर्ड्स को एंड करता हूँ। आई वुड लाइक टू कंक्लूड माई टॉपिक विद अ सिंपल थैंक यू। थैंक यू को डबल एक्सक्लेमेटरी मार्क्स में और सॉरी डबल इन्वर्टेड कॉमा में और एक्सक्लेमेटरी मार्क डालना जरूरी है, ओके। थैंक यू फॉर बीइंग योर कोऑर्डिनेशन एंड फॉर बीइंग सच अ वंडरफुल ऑडियंस। लिख के खत्म करना है। कुछ डाउट? ओके, चलिए आगे बढ़ता हूँ अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। अगर आपको रिपोर्ट राइटिंग में इम्प्रोवाइजेशन चाहिए तो रिपोर्ट राइटिंग में क्या आप कर सकते हो वो मैं बता दूँ। ध्यान से सुनिए गाइस, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान लगाने की जरूरत है। रिपोर्ट राइटिंग कैसे लिखना? REPORT। रिपोर्ट राइटिंग में हेडलाइन होता है, हेडलाइन हमेशा अट्रैक्टिव रहना चाहिए। डेडलाइन रहता है जो लेफ्ट हैंड साइड होना चाहिए आपके पेज के लेफ्ट हैंड साइड आपका डेडलाइन होना चाहिए। ऑलवेज राइट ईयर, मतलब साल लिखना है और साल के साथ प्लेस का नाम लिखना है, ठीक है। रिपोर्ट की बॉडी कैसे होनी चाहिए? तो 4 पॉइंट को कंसीडर करना है रिपोर्ट राइटिंग में। रिपोर्ट राइटिंग में 4 पॉइंट में पहला क्या हुआ था,
दूसरा कब हुआ था, तीसरा कहाँ हुआ था, किसके वजह से हुआ था। 4 पॉइंट को कंसीडर करना है। 12 से 13 लाइन फॉर ईच, 12 से 13 लाइन्स फॉर हाउ, मतलब कैसे कैसे हुआ उस सब के बारे में 12 से 13 लाइन, यानी रिपोर्ट इसी तरीके से लिखा जाना चाहिए। आगे बोला है कंक्लूड, कंक्लूजन आपको कैसे लिखना रहता है, राइट 4 to 5 लाइन फॉर कंक्लूजन, 4 से 5 लाइन लिखना चाहिए। और कंक्लूजन के एंड में आपको मैंने 3 चीज लिखा है। अगर आप स्टूडेंट की वजह से लिख रहे हो तो बाय स्टूडेंट रिपोर्टर, स्टाफ के ऊपर लिख रहे हो तो बाय स्टाफ रिपोर्टर, या आपको ये दोनों में लिखना है रिपोर्टेड बाय XYZ, आप अपना नाम पे डाल सकते हो। अब रिपोर्ट राइटिंग में क्या लिखना है वो भी बताता हूँ मैं, ठीक है। ये कुछ आपका रिपोर्ट राइटिंग का फॉर्मेट रहता है, मेरे हिसाब से इसी फॉर्मेट में आपको जाना चाहिए। आपका हेडलाइन यहाँ पर आएगा, ठीक है, ये आपका हेडलाइन रहेगा। हेडलाइन के बाद में यहाँ पर आपका प्लेस आएगा, यहाँ पर आपका डेट आएगा, यहाँ पर बाय स्टूडेंट रिपोर्टर, बाय स्टाफ रिपोर्टर, रिपोर्टेड बाय XYZ, यहाँ पर आपका फर्स्ट पैरा, सेकंड पैरा, थर्ड पैरा, पहला पैराग्राफ इंट्रो, दूसरा पैराग्राफ बॉडी, तीसरा पैराग्राफ कंक्लूजन। स्टूडेंट मैं फास्ट नहीं जा रहा हूँ, अपना वीडियो काफी लेंथी हो रहा है, इसीलिए मैं आपको फटाफट बताते चल रहा हूँ कि क्या हो रहा है, कैसे चल रहा है। अगर आपको कोई टॉपिक के ऊपर ऐसा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताइए, तो वो टॉपिक के ऊपर मैं एक अलग सा वीडियो लेके आ जाऊँगा। ध्यान से सुनिए, आगे बढ़ता हूँ मैं। ये आपका इंपॉर्टेंस लाइन व्हिच यू कैन यूज इन योर रिपोर्ट। रिपोर्ट राइटिंग में क्या यूज कर सकते हो, पहले पैराग्राफ में डैश वाज ऑर्गेनाइज्ड, यहाँ पर इवेंट, इवेंट कौन सा इवेंट है, वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय डैश, यानी यहाँ पर किसने ऑर्गेनाइज किया वो पर्सन का नाम लिखो। ऑन डैश कहाँ पर हुआ था, मतलब कौन सी जगह पे हुआ था, एट, यहाँ पर प्लेस आएगा, ठीक है। दी फंक्शन बोलो, इवेंट बोलो, प्रोग्राम बोलो, तीनों का मतलब एक ही रहता है। स्टार्ट एट डैश, यहाँ पर डैश मतलब यहाँ पर टाइम लिखना है, टाइम AM से चालू होगा, लास्ट इन डैश PM, यहाँ पर भी टाइम लिखना है, ठीक है। PM मेनी पीपल स्टूडेंट, यहाँ पर अगर आप कोई इवेंट कर रहे हो तो पीपल, नहीं कोई प्रोग्राम या फंक्शन कर रहे हो तो स्टूडेंट आपके ऊपर। पार्टिसिपेटेड इन द प्रोग्राम एंड जॉइन द प्रोग्राम, बहुत सारे बच्चे या फिर लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। दूसरा पैराग्राफ, इट वाज अराउंड डैश PM या AM, मतलब यहाँ पर आपको टाइम डालना है। एट आफ्टरनून व्हेन डैश, यानी आपको प्रॉब्लम, यहाँ पर भी आपको प्रॉब्लम बताना है, ठीक है। तो आपको करीबन 2 बजे ये सिचुएशन आया, 2 बजे दोपहर के ये सिचुएशन आया कि वो फंक्शन में ऐसा कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो गया, तो आपको रिपोर्ट में बनाना है। तीसरा पैराग्राफ, इट वाज वेरी सक्सेसफुल इवेंट वेयर एवरीवन हैज एंजॉयड अ लॉट, आप अपनी तरफ से लिख सकते हो। इंपॉर्टेंट थिंग्स टू अंडरस्टैंड, कुछ ऐसी चीजें जो आपको याद रखना जरूरी है। रिपोर्ट ऑलवेज रिटन इन पास्ट टेंस, हमेशा पास्ट में लिखना, प्रेजेंट या फ्यूचर में नहीं। रिपोर्ट कैन बी रिटन बाय थर्ड पर्सन, आई, यू नहीं लिख सकते, थर्ड पर्सन लिखता है एकदम जो अननोन है। डोंट राइट मोर देन 1.5 पेज, 1 या 1.5 पेज से ज़्यादा मत लिखिए। शॉर्ट बट डिटेल रिपोर्ट, मतलब छोटा बनाइए लेकिन डिटेल बनाइए। इंप्रूवमेंट इन इंफॉर्मेशन ट्रांसफर, इंफॉर्मेशन ट्रांसफर में कैसे इंप्रूवमेंट करें, 2 रहते हैं, वर्बल टू नॉन वर्बल, नॉन वर्बल टू वर्बल। वर्बल मतलब पैराग्राफ, पैराग्राफ से डायग्राम में करना है या डायग्राम से पैराग्राफ में करना है। Verbal to non-verbal topic question has already given in the exams. You have seen the diagram and you have to elaborate in paragraph. मतलब आपको कोई फ्लो चार्ट दिया रहेगा, उसी फ्लो चार्ट को आपको डायग्राम में मतलब कन्वर्ट करना करके लिखना है। ये फ्लो चार्ट को आपको पैराग्राफ में लिखना है। First give the suitable title of your diagram and start the paragraph. आपको एक suitable title दे देना है एक आपके डायग्राम का, और फिर आपको पैराग्राफ में स्टार्ट करना है। A small introduction to move the second paragraph where you can elaborate and explain it very brief. The last paragraph must be conclusion and information transfer of information transfer. Last paragraph बहुत ज़्यादा बोल सकते हो, important होता है क्योंकि वहाँ पर आप conclusion देते हो। Paragraph to diagram is an interesting question where the paragraph has already given and you have just to convert it into diagram where you can use the tree diagram and you can use pie chart, some bar graph, web diagram, flow chart, etc. इसमें सबसे ज़्यादा फायदा होता है कि जब आपको वर्बल टू नॉन वर्बल करना रहता है, मतलब पैराग्राफ दिया रहता है आपको, टी डायग्राम बनाओ, ये होता है ट्री डायग्राम, ठीक है, या फिर पाई चार्ट बनाओ, फ्लो चार्ट बनाओ, ठीक है, पाई डायग्राम बनाओ, पाई डायग्राम मतलब ऐसा, ठीक है, पाई डायग्राम बनाओ, ये सब आपके ऊपर रहता है। तो ये ज़्यादा इजी रहता है एज कम्पेयर टू जब आप पैराग्राफ में लिखते हो उसको। यहाँ पर आपको मैंने एक छोटा सा ये दिया है, एग्जाम्पल दिया है, यहाँ पर लिखा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ये एक ट्री डायग्राम आप बोल सकते हो। ट्री डायग्राम में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट मैंने यहाँ पर लिखा है, गिटार लिखा है, उसके बाद ड्रम लिखा है, पियानो लिखा है और सितार लिखा है, तो इसके हिसाब से आप कर सकते हो, उसको बना सकते हो। आंसर ऑफ द प्रीवियस ट्री डायग्राम, ये ट्री डायग्राम था और ये उसका आंसर है। ये मैं पढ़ के सुना देता हूँ, आप देखिए समझिए। द फॉलोइंग ट्री डायग्राम स्पीक्स, यहाँ पर स्पीक आएगा, ओके,
speak about a musical instrument. In today's generation, the major problem, the biggest enemy of the human being is stress, depression and laziness. Just to refresh our mind, the human listen to music. Music makes the day fresh, bright. Music can be changed someone's mood. Okay, someone loves to listen to silent music, whereas someone loves to listen to hip hop music. But everyone listen the music. Music has some instrument and the instrument can be of various type. Like for example guitar, और गिटार का आपको importance बताना है. Explain the diagram deeply, give the value of the topic. हर एक टॉपिक का values आप लिखिए. थर्ड पैराग्राफ must be of conclusion. conclusion होना चाहिए. तीसरा पैराग्राफ जहाँ पर आप अलग अलग इमोशन को कनेक्ट कर सको. नॉन वर्बल डायग्राम, फॉर एग्जांपल द फॉलोइंग डायग्राम गिव अस द वेरी डीप नॉलेज अबाउट. अगर आपको कोई डायग्राम को आप पैराग्राफ में लिख दो आप ये पॉइंट यूज कर सकते हो कि ये जो नॉन वर्बल डायग्राम था ये हमें ये इंफॉर्मेशन देता है. अब भी आप लोग करते हैं नरेट द एक्सपीरियंस. अभी आपका एक्सपीरियंस को आपको कैसे नरेट करना है. तो यहाँ पर भी ऑब्वियस सी बात है जैसे हमारे टॉपिक में है नरेशन इज कम फ्रॉम द लैटिन वर्ड नरेट which means to tell. नरेशन का मतलब क्या होता है? नरेशन ये लैटिन वर्ड से है जिसका मतलब रहता है नरेट. और नरेट का मतलब क्या रहता है? टू टेल. आप अपने एक्सपीरियंस कुछ बता रहे हो, आप अपनी स्टोरी कुछ बता रहे हो, मतलब आप नरेट कर रहे हो. क्या नरेट कर रहे हो? आप अपनी एक्सपीरियंस, अपने थियरीज या फिर अपनी स्टोरीज. डिवाइड द टॉपिक इनटू 3 पार्ट्स. हर टॉपिक को अपन 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. सेटअप यानी बिगिनिंग, योर एक्सपीरियंस. सेकंड पैराग्राफ शुड बी अबाउट द मेन बॉडी, प्री क्लाइमेक्स एंड द थर्ड पैराग्राफ मस्ट बी ऑफ थ्रिलिंग कंक्लूजन. प्री क्लाइमेक्स और कंक्लूजन होना चाहिए. समराइज द टॉपिक, मतलब हर बार समराइज करना जरूरी है. नरेशन इज रिटन बाय द फर्स्ट पर्सन. नरेशन जो है वो पहला पर्सन लिखता है. अलग अलग इमेजिनरी यूज कर सकते हो, सेंसरी डिटेल्स यूज कर सकते हो, डायलॉग्स यूज कर सकते हो टू ऐड रियलाइजेशन. मतलब मम्मी और मेरे में डायलॉग हुआ तो डायलॉग लिख सकता है ताकि और रियलाइजेशन ऐड हो. इमोशन ऑफ द नरेटर, आप इमोशन वगैरह भी ऐड कर सकते हो और ये हमेशा पास्ट फॉर्म में होना चाहिए. ठीक है. अंडरस्टैंड द मार्किंग स्कीम ऑफ व्यू एंड काउंटर व्यू. अब एक लास्ट टॉपिक है ये अपना व्यू और काउंटर व्यू का. इसके बाद अपने सारे राइटिंग्स के लिए टॉपिक फाइनली खत्म होंगे. व्यू एंड काउंटर व्यू का मतलब एकदम सिंपल भाषा में बताता है डिबेट करना. क्या करना? डिबेट करना. इतना समझ में स्टूडेंट्स की व्यू एंड काउंटर व्यू बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है. डिबेट करते हो आप. जैसे मैं बोलता हूँ ये जो मेरा फोन है ये मेरे लिए ना बहुत ज़्यादा यूजफुल है, तो आपको डिबेट क्या करना पड़ेगा कि मोबाइल अपने लिए कितना हानिकारक होता है. तो आप डिबेट, हम दोनों डिबेट करते हैं, तो ये डिबेट को अपन बोलते हैं व्यू एंड काउंटर व्यू. आपको ये व्यू दिया रहेगा हमेशा, आपको काउंटर व्यू उसके ऊपर लिखना है. मार्किंग स्कीम समझते हैं तो आपका वोकैबुलरी और ग्रामर क्लियर है तो 1 मार्क्स मिलेंगे. बिगिनिंग आपका अच्छा है और कंक्लूजन अच्छा है तो 1 मार्क मिलेगा. इन्फॉर्मेशन आपने बड़ा अच्छा इन्फॉर्मेशन दिया है, उसका ओपिनियन दिया है लॉजिकल मैनर में तो आपको 2 मार्क्स मिलेंगे. कन्विंसिंग थॉट्स, मतलब ऐसा कुछ थॉट दिया कि सामने वाला कन्विंस हो गया कि हाँ भाई सच तो बोल रहे हैं तो उसका 1 मार्क. 1 2 3 4 5 यानी आपके यहाँ पे 5 मार्क कम. ठीक है. व्यू काउंटर इज काइंड ऑफ अ डिबेट. ये डिबेट की तरह रहता है और एन आर्ग्यूमेंट बिटवीन टू इंडिविजुअल, दो जनों के बीच में आर्ग्यूमेंट टाइप. राइटिंग स्टाइल ऑफ द व्यू एंड काउंटर व्यू. एनकाउंटर ये व्यू एंड काउंटर व्यू लिखा है वो वहाँ पर. व्यू शुड बी फॉर्मल लाइक द स्पीच राइटिंग. ये काइंड ऑफ स्पीच राइटिंग ऐसा रहता है, टॉपिक को हाईलाइट करना चाहिए ताकि एग्जामिनर उस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से पढ़ सके. यहाँ पर कुछ व्यू दिया है और उसी के अपोजिट में काउंटर व्यू दिया है. जैसे मोबाइल फोन शुड बी बैन इन स्कूल. यहाँ पर कुछ मम्मियाँ हैं वो लोग कुछ बातें करके, थोड़ा जूम करता हूँ तो आपको समझेगा. ठीक है. मम्मियाँ हैं कुछ बातें करके व्यू रखा है. क्या व्यू रखा है पढ़ते हैं. मोबाइल फोन शुड बी बैन इन स्कूल. मदर ए मदर बी मदर ए मदर बी. ओके. कुछ बातें चल रही है. माय डॉटर वांट्स द मोबाइल फोन बट आई एम नॉट गोइंग टू गिव हर वन. नाइदर आई एम, मतलब दूसरी मम्मी बोलते हैं मैं भी नहीं देने वाली मेरी बेटी को. Our daughters are too young for them and may use them maybe to play games and SMS each other all the time. मतलब वो सब चैट करने के लिए या गेम खेलने के लिए फ़ोन का यूज़ करेंगे. Yes, we manage well enough during our school days without any phones at all. मतलब हम तो अपने स्कूल के टाइम पे फ़ोन यूज़ नहीं करते थे तो भी चलता था ना. I will try to persuade the school to ban mobile phone. मतलब मैं स्कूल से डिमांड करूँगी कि मोबाइल फ़ोन बैन हो जाए. अब इसके ऊपर आपको करना है काउंटर व्यू. क्या करना है आपको? काउंटर व्यू. ओके. ध्यान से सुनना. काउंटर व्यू में मैंने क्या लिखा है पूरा नहीं पढ़ूंगा बट थोड़ा सा पढ़ता हूँ आपकी ताकि आपको समझ जाए. इन दिस मॉडर्न एरा व्हेन इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट फॉर्म सच एन इंटीग्रल एंड इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ, इट इज फुलिश एंड इवन क्रूअल टू से दैट मोबाइल फोन शुड बी बैन्ड इन स्कूल. I do agree that students may and do make unnecessary use of mobile. मैं मानता हूँ कि बच्चे लोग जो है वो unnecessary things करेंगे to send text message and play games. However, the mobile is very important means of
कम्युनिकेशन। मोबाइल एक इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। वेयर देयर इज अ स्टूडेंट सडन क्राइसिस, अगर कोई सीरियस सिचुएशन आ गया तो बच्चे कांटेक्ट कर सकते हैं। What if a student has to means to getting the transport to reach home because of the rain or some other reason, अगर ज़्यादा बारिश हो गई या कुछ प्रॉब्लम हो गया, उस टाइम पे बच्चे कैसे कांटेक्ट करेंगे? तो उसके लिए सबसे ज़्यादा हमें मदद करेगा हमारा मोबाइल। नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने अपना जितना भी था वो सब मैंने कंप्लीट किया। नाउ ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। मास्टरिंग इन इंग्लिश राइटिंग स्किल्स फॉर एसएससी बोर्ड एग्जामिनेशन, मतलब एसएससी के बोर्ड एग्जाम में अगर आपको मास्टर करना है तो क्या करना है? Welcome to our presentation on English writing skill of Maharashtra Board SSC exam. This presentation will help you to get organized, confident and ready to write your best on the exam day. ये पीपीटी मैंने एजुकेशन वर्ल्ड के थ्रू बनाया, तो ये पीपीटी आपको मदद करेगा अलग-अलग चीज को बनाने में। पहले अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट्स, क्या-क्या जरूरतें हैं, क्या-क्या रिक्वायरमेंट्स है वो आपको समझना पड़ेगा। क्वेश्चन टाइप समझिए, जो मैंने आपको समझाया, क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं, क्वेश्चन के टाइप्स को समझिए। Familiarize yourself with different types of writing text you might be encounter in the exam, जो आप लिख सकते हो एग्जाम्स में। अब इसके लिए आपको न्यूज़पेपर, मैगजीन्स ये सब रीड करना चाहिए। दूसरा बोलता है वर्ड लिमिट, क्या बोला है वर्ड लिमिट? पे क्लोज अटेंशन टू द वर्ड लिमिट ऑफ ईच क्वेश्चन, इट कुड बी क्रूशियल टू स्टे विद इन द स्पेसिफाइड रेंज। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल 2 मार्क का पर्सनल रिस्पांस है, 5 से 6 लाइन लिखना, 1 2 3 4 5 लाइन लिखा, चलो मैंने एक और लाइन का आधा लिखा ऐड कर दिया, ये बोलोगे तो मार्क्स मिलेगा मेरे को 2 मार्क्स तक मेरे को मिल सकता है। लेकिन 2 मार्क का क्वेश्चन है और मैं उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लाइन लिख के बैठा, चलेगा क्या? नहीं, यानी लिमिट्स आपको सेट करना है, उसी हिसाब से लिखना है। ऑलवेज थिंक ट्वाइस बिफोर राइटिंग, बिकॉज राइट इन शॉर्ट बट इन डिटेल एंड परफेक्ट। छोटा लिखिए लेकिन ऐसा लिखिए कि वो मीनिंगफुल हो, आप समझ लो। आगे बढ़ता हूँ। प्लानिंग फॉर सक्सेस, भाई मेरे सारे बच्चे प्लान कर रहे हैं सक्सेस के लिए। इसके लिए सक्सेस स्टार्ट बाय अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन एंड ब्रेनस्टॉर्म आइडियाज। ध्यान से सुनना, आपको आइडियाज को पहले समझना है। क्रिएट आउटलाइन स्ट्रक्चर फॉर राइटिंग, हर एक चीज का प्रैक्टिस करना जरूरी है। वंस योर आउटलाइन इज रेडी यू कैन स्टार्ट विद राइटिंग योर आंसर्स। एक बार आपको समझ गया क्या करना है, कैसे करना है, तो आपको हर एक आंसर आपके लिए इजी हो जाएगा। ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, क्राफ्टिंग इफेक्टिव पैराग्राफ, टॉपिक सेंटेंस, सपोर्टिंग सेंटेंस, कंक्लूडिंग सेंटेंस। कौन से टॉपिक आप चूज किए हो उसके ऊपर सेंटेंस बनाओ, वो टॉपिक को लेके सपोर्ट करने के लिए कुछ सेंटेंस बनाओ और उसी टॉपिक को एंड करने के लिए सेंटेंस बनाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट योर पैराग्राफ विद अ क्लियर एंड कंसाइज टॉपिक सेंटेंस। प्रोवाइड एविडेंस एंड एक्सप्लेनेशन। एविडेंस यानी प्रूफ, आप जो बोल रहे हो वो सच है उसका प्रूफ एविडेंस दो टू सपोर्ट द टॉपिक या सपोर्ट द सेंटेंस। पैराग्राफ को एंड करो बाय समराइज द मेन पॉइंट, जो मेन पॉइंट है उसको, जो मेन पैराग्राफ आपको उसको समराइज करो। बूस्टिंग योर वोकैबुलरी मतलब ग्रामर, रीड करो, राइट करो और स्पीक करो, मतलब बातचीत करो, रीड करो। न्यूज़पेपर, मैगजीन, नॉवेल सब ये सब आपको एक्चुअली पहले करना चाहिए था, अभी टाइम नहीं है, तो ये सब पहले करना चाहिए था, आपको करना चाहिए था, वो वहाँ पर बोला, ठीक है। मास्टरिंग ग्रामर एंड पंक्चुएशन, मास्टर करना है ग्रामर और पंक्चुएशन में तो 3 चीज का ध्यान रखना। टेंसेस हमेशा करना आना चाहिए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पंक्चुएशन, एंश्योर द यूज ऑफ करेक्ट टेंसेस टू कन्वे द मीनिंग, अच्छे से टेंसेस वगैरह लिखो। मेक श्योर द सब्जेक्ट वर्ब एग्री द नंबर बोथ ऑफ सिंगुलर और प्लूरल, सिंगुलर है प्लूरल है वो देखो, अंडरस्टैंड करो। पंक्चुएशन मार्क का यूज करो, जैसे कॉमा बोलो, ओके, सेमी कॉलन बोलो, कॉलन बोलो, ये सबका आपको यूज करना है। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस करो, राइट लिखो, अभी भी ऐसे लिखो, लेटर लिखो, पैराग्राफ लिखो, ये आपको स्पीड और एक्यूरेसी देगा। मैं अभी भी बोलता हूँ स्टूडेंट्स 2 दिन है, राइटिंग प्रैक्टिस मैंडेटरी है। आस्क योर टीचर और फ्रेंड्स टू रिव्यू द राइटिंग प्रोवाइडेड। आपके कोई टीचर्स इंग्लिश के टीचर्स तो उनको रिव्यू दो, टीचर मैंने ये लिखा है, राइट है रॉन्ग है बताओ। प्रैक्टिस एग्जाम्स करो, जो भी पेपर्स आपको मिल रहे हैं उस सबके बेसिस के ऊपर प्रैक्टिस करो। की टेक अवे फॉर एसएससी बोर्ड एग्जाम्स, कुछ ऐसी चीजें जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब यहाँ पर वो चीजें क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। पहला है अंडरस्टैंड, दूसरा है प्लान और तीसरा है प्रैक्टिस। समझो कि पेपर कैसे आता है, समझने के बाद प्लान करो कि मेरे को कैसे लिखना है और फिर प्लान के बाद प्रैक्टिस करो। ध्यान से शुरू करना स्टूडेंट्स, बीच से क्वेश्चन उठा के लिखना मत। लैंग्वेज का पेपर है, बड़ा जरूरी है, इसीलिए पहले अंडरस्टैंड करो, देखो कैसे करते हैं वो सब समझो, उसके बाद प्लान करो और फिर लिखो, 2 मार्क्स पड़ेंगे। आगे बढ़ता हूँ मैं, एक और पॉइंट, एड्स इंग्लिश एग्जाम टिप्स सक्सेस इन 2025। 2025 में इंग्लिश का एग्जाम दे रहे हो, उसके लिए हम लोग ने किया है गेट रेडी टू
shine your English board exam. That these tips will help you to achieve your goals. कुछ टिप्स यहाँ पर भी दिए हैं मैंने अपनी तरफ से। चलो टिप्स की तरफ बढ़ते हैं। अंडरस्टैंडिंग द सिलेबस। पहले तो अपना कोर्स के बारे में समझो, मतलब आपका पूरा ईयर में आपने क्या क्या पढ़ा उसके बारे में समझो। फोकस ऑन की एरियाज। ध्यान से देखो कि जैसे मैंने बोला लास्ट 5 इयर्स के पेपर उठाओ, प्रैक्टिस करना चालू करो, देखो कि कौन से चैप्टर से ज़्यादातर क्वेश्चन आए हैं, वो चैप्टर वो उस एरियाज के ऊपर फोकस करो, उसके ऊपर देखो, वो पैराग्राफ ध्यान से पढ़ना। ओके, मास्टरिंग ग्रामर एंड वोकैबुलरी। ग्रामर के ऊपर, वोकैबुलरी के ऊपर मास्टर करना है तो ग्रामर के कुछ रूल समझो, अंडरस्टैंड द रूल्स ऑफ ग्रामर, प्रैक्टिस एंड एक्सरसाइज। ग्रामर के बहुत सारे टर्म्स लो, बुक है आपके पास, लो और प्रैक्टिस करना चालू करो। कैसे आया है, कौन सा क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करने का। वोकैबुलरी बिल्डिंग, रीड रेगुलरली, यूज फ्लैश कार्ड्स टू क्रिएट वोकैबुलरी आइडियाज। प्रैक्टिस राइटिंग, हर एक चीज जैसे एसे, लेटर्स, अदर फॉर्म्स ऑफ राइटिंग, ये सबको प्रैक्टिस करते रहना है कंटिन्यूअसली। अभी भी लेटर लिखना चालू करो। एंगेजिंग विद द लिटरेचर, राइटिंग, लिटरेचर मतलब क्या रहता है, राइटिंग, जिसमें आपको रीड करना है, एनालाइज करना है, थीम्स एंड आइडियाज सेलेक्ट करने हैं और फिर सोच समझ के लिखना है। मतलब ये क्रिएटिव राइटिंग बोलते हैं ना अपन, ये क्रिएटिव राइटिंग के ऊपर बोलते हैं कि आपको हमेशा सोच समझ के हर एक चीज को लिखना है। आगे बढ़ो स्टूडेंट्स, इफेक्टिव रीडिंग स्ट्रेटजी। इफेक्टिव रीडिंग मतलब एक्टिव रीडिंग, आपको हर एक चीज को अच्छे से पहले तो रीड करना है, रीड करो, हर एक चीज को रीड करो। स्कीमिंग एंड स्कैनिंग, हर एक चीज को स्कैन करो, क्रिटिकल एनालाइज करो और तभी पेपर लिखो। पेपर अंधाधुंध नहीं लिखना है, चालू कर कि आप कैसे भी लिख रहे हैं नहीं लिखना है। पेपर के हर क्वेश्चन को देखो, समझो और फिर अटेम्प्ट करो। आगे बढ़ाओ। ओके, प्रैक्टिस प्रिपेयरिंग फॉर राइटिंग टास्क। तो राइटिंग टास्क के लिए 3 प्रिपेयर करना है, प्लानिंग करो, ड्राफ्ट करो, ड्राफ्ट के बाद एडिटिंग एंड प्रोफेशन। अब क्या बोला ये, तो पहले तो आपको प्लान करना आना चाहिए कि मेरे को ये टॉपिक दिया, फॉर एग्जांपल मेरे को स्पीच बोलना है, स्पीच बोलना है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को स्पीच बोलना है ऑन द टॉपिक ऑफ एग्जीबिशन डे, या फिर रिपोर्ट बनाना है ऑन द टॉपिक ऑफ एग्जीबिशन डे। साइंस एग्जीबिशन हुआ तो उसके ऊपर स्पीच बनाना है। तो सबसे पहला मेरा काम है प्लान करना कि स्पीच रिपोर्ट में मैं क्या क्या लिखेगा, यहाँ पर हुआ था, ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, स्टोरी मैंने बनाया, प्लान किया। अब वो प्लान के अकॉर्डिंग ड्राफ्ट करो कि ये सेंटेंस ऐसा होगा, ये सेंटेंस के बाद मैं ये करूँगा, उसके बाद एडिटिंग और प्रोफेशनल प्रूफ रिफ्रेशिंग, यानी जैसे ही आप ये हो गया लिखना चालू करो, लिखते लिखते उसमें कुछ इम्प्रोवाइजेशन करो, यानी ऐड करो जो चीज़ें आपको ऐड करनी चाहिए। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस पेपर करो, अभी लास्ट मोमेंट में प्रैक्टिस पेपर करो। टाइम मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा जरूरी है, 3 घंटा दो और 3 घंटे में आपका पेपर कंप्लीट होना चाहिए, 3 घंटे से 1 मिनट एक्स्ट्रा मत दो। सीख फीडबैक, अगर आपको चाहिए तो आप अपने टीचर से अपनी फीडबैक ले सकते हो। ध्यान से सुनना चिल्ड्रंस, बिलीव इन योरसेल्फ, बिलीव इन योर एबिलिटीज, स्टे पॉजिटिव, वर्क हार्ड, यू आर केपेबल टू अचीव द ग्रेट थिंग्स। यहाँ पर अपना पीपीटी में एंड करता हूँ स्टूडेंट्स, ज़्यादा आपका टाइम नहीं लूँगा। आपके अंदर बहुत ज़्यादा कैपेबिलिटी है, आप अपना गोल आराम से अचीव कर सकते हो, आप अपना टारगेट आराम से अचीव कर सकते हो। 90, 95, 98 जो भी आपका परसेंटेज है, यू कैन अचीव। जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ, prove yourself in this examination because board exam is the very important exam of your life. This is the first step of your life where you can see different types of exams. यहाँ से आपको समझ में आएगा कि क्या सच है, क्या झूठ है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। ये आपके लाइफ का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। सो अपने ऊपर बिलीव रखो, केपेबल रहो, जितना हो सके पॉजिटिव रहने का, हर एक क्वेश्चन सॉल्व करके आने का। ऐसे एग्जामिनर को लगना ही नहीं चाहिए कि बच्चे को फेल होना, आप दिखाने का कि भाई मैंने हर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, आप चेक कर लो। एग्जामिनर उसी से खुश होता है जो मेहनत करता है। सो ऑलवेज बिलीव इन योरसेल्फ, स्कोर गुड मार्क्स, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर इंग्लिश एग्जामिनेशन। आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मैंने ये चीज़ कभी नहीं बोली लेकिन आज बोलता हूँ, टारगेट करते हैं 100 लाइक्स का, होप आप करके दोगे। आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, फैमिली के साथ शेयर कीजिए, सो दैट दे कैन ऑल्सो एक्सेस दी एक्चुअल राइटिंग स्किल की टिप्स एंड ट्रिक्स। होप सो यू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, शेयर विद द फैमिली एंड फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।